अस्सलाम वालेकुम जनाब। आखिरी दिन एज़ एक्सपेक्टेड आवाम में सुकून पाया जाता है, तो फिर थोड़ा करीब करीब भी आ सकते हैं। जो पीछे हजरात हैं, आगे भी गैप्स हैं, तो अच्छा फिर हम माइक इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वेरिएशन अगर हमारे पास मुनासिब स्ट्रेंथ है तो उसका फ़ायदा तो उठाएं। तो आप लोग जो पीछे हैं वो थोड़ा आगे आगे की तरफ आ सकते हैं। फिर इस साइड पे भी पीछे 2-3 रोज़ में काफ़ी जगह है, तो अच्छा है ज़रा करीब करीब हो जाएंगे। हाँ जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ आया कि नहीं आया? क्या अब वो चैप्टर ज़िंदगी में कभी तंग तो नहीं करेगा? और वैसे भी तंगी का सिर्फ 1 महीना ही तो रहता है। 1 महीने बाद आज ही के दिन फड़का फुड़कू के रख देना इंशाल्लाह। यही टाइम हो रहा होगा पेपर दे के सुकून चिल। पेपर में बैठे हुए होंगे, बातें याद आ रही होंगी, ज़्यादा लिखना है कम लिखना है, ड्राफ्टिंग की बातें सरोसामा की याद आ रही होंगी, लेक्चर के बीच की अजीब अजीब सी एग्जांपल्स याद आ रही होंगी। तो ज़ाहिर है ये एक चैलेंज बड़ा होता है जब हमने कम टाइम में सिलेबस को कवर करना होता है, और ऊपर से आप लोग जब अलग अलग फ्लेवर लेके आए हुए होते हैं। अगर एक टीचर को मौका मिला होता है कि उसने 4-5 महीने पे स्प्रेड करके सिलेबस पढ़ाया हो, तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी होती हैं, बहुत सारे एक एक बात बहुत डीपली समझाई होती है। अब उन सारी चीज़ों को बहुत कम टाइम में कैद करके समझाना भी हो, इंटरेस्ट भी मेंटेन रखा जाए, तो ये एक काफ़ी चैलेंज होता है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि क्रैश कोर्स जो है ना वो टीचर का बेस्ट इम्तिहान होता है। तो मैं पूरे सेशन जिस एक्टिविटी पे मुझे होता है कि हाँ भाई ये एक्टिविटी सबसे भरपूर होनी चाहिए, वो क्रैश है। क्योंकि आपने बहुत बड़े सिलेबस को समराइज़ करके पॉइंट भी मिस नहीं करने। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ नहीं जी वो रेगुलर क्लास में तो हमने ये वाली स्लाइड पढ़ी थी, आप लोगों को नहीं पढ़ानी। तो पढ़ना भी सारा है, बस रफ्तार तेज़ रखी होती है, समझ भी आना ज़रूरी है, और लोगों का साथ साथ चलना भी ज़रूरी है। तो जो आप में से साथ साथ चले हैं वो बड़े कमाल लोग हैं, उन्हें बड़ा अच्छा किया है। उन्होंने इस वक्त अपने टाइम को थोड़ा सा कुर्बान करके अपना अगला महीना बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे आज़ाद कर लिया। अब होगा ये कि जब आप चीज़ें ख़त्म होंगी, तो आज आप जब ड्राफ्टिंग की क्लास में जाएंगे तो सर उसामा आपसे कुछ सवाल शेयर करेंगे कि आपने चैप्टर बाय चैप्टर कौन से सवाल कम से कम लिख के करने हैं। अब आपके पास मंथ है, अब इस महीने में कभी भी कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो फास्टेस्ट वे ये है कि ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई होंगी, और आपको पता है कि तकरीबन 1.25 घंटे के आसपास की सारी रिकॉर्डिंग्स होंगी। तो आपने उस चैप्टर की वीडियो को प्ले करना है, एक दफ़ा सुन लिया, किताब से उसको दोहराया, या आपने नोट्स अगर बनाए हुए हैं तो उनसे दोहराया, और उसके बाद पास पेपर्स को खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। जब आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ दिक्कतें आएँ, कुछ और इस तरह से हों, तो फिर सर उसामा के सेशंस भी मौजूद होंगे, तो आप रेलेवेंट पास पेपर के सवाल पे आके देख सकते हैं कि उन्होंने उसकी क्या डिस्कशन की थी। और अल्टीमेटली फिर असल प्रैक्टिस होगी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। आप जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर के साथ साथ उसके जो सवाल कर रहे हैं, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि हर चैप्टर के 2 या 3 सवाल लिख के करने चाहिए। इस वक्त उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। सर उसामा एक लिस्ट दे रहे होंगे, वो जब भी एक चैप्टर ख़त्म हो तो वो वाले सवाल लाजमी लिख के करें। क्योंकि बीलों में लोगों की आदत है सवाल देखते हैं, जवाब देखते हैं और सोचते हैं हाँ भाई ये तो मुझे आता था। इस दफ़ा ये काम नहीं करना। आप उन सवालों को मार्क कर लेंगे डे फर्स्ट पे अपने पास किताबों में। अब सवाल ये कि अपने पास किताबों में कैसे मार्क करेंगे? अलग अलग जगह अलग अलग किताब अलग अलग तरीके से लेके चल रही होती है। हमारी किताब जो आपके साथ सॉफ्ट में शेयर है, उसमें सारे पास पेपर्स टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, उन सबके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, मार्किंग स्कीम दी हुई है, एग्जामिनर कमेंट दिए हुए हैं। समटाइम आपके पास कोई और किताब होती है और उसमें सारे पास पेपर्स नहीं होते, सिलेक्टेड पास पेपर्स होते हैं, ताकि आपकी एक अलग तरीके से प्रैक्टिस हो। तो आपने करना ये है कि हमारे पास पेपर वाली जो किताब आपके पास मौजूद है, या पास पेपर वाला जो पोर्शन मौजूद है, उसमें मार्क कर लेना है कि ये पास पेपर के सवाल तो सर ने कहा है कि लिख के करने हैं। तो आपने जब पास पेपर पढ़ने हैं तो उनके अलावा बाकी पास पेपर पढ़ने हैं, उनके सॉल्यूशन जहन में बनाने हैं। फिर किताब के एंड पे या जो सॉल्यूशन वाला एरिया है वहाँ जाके देखना है कि क्या आपको बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। डन। क्या आप सॉफ्ट कॉपी किताब की इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि किताब की सॉफ्ट कॉपी हमारी गूगल ड्राइव में पड़ी हुई है? क्या ये पता है कि गूगल ड्राइव हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में है? तो आप कभी भी उस किताब को अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप में से अगर कुछ लोगों के पास किताब नहीं है, तो मैंने अभी इधर पता किया था तो कुछ इनके पास बुक्स पड़ी हुई थी, तो देख लेते हैं। अगर बुक्स इतनी हुई और आप लोग कम हुए या ज़्यादा करीब करीब हुए तो हो सकता है काम चल जाए। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बुक नहीं है? ठीक है,
तो आप लोगों को बुक दी जा सकती है, यानी जिनके पास मेरी बुक नहीं है, अगर अपनी बुक भी है तो पास पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए, फॉर एग्जांपल मेरी किताब मौजूद है तो उसमें पास पेपर्स सारे थॉरोली दिए हुए हैं। अगर उसके अलावा भी कोई किताब मौजूद है और आप वो पास पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप कह रहे हैं कि जी मुझे बार बार सॉफ्ट में देखना ना पड़े, तो आप फिजिकल कॉपी ले सकते हैं। तो उधर से किसी को किन्हीं साहब को बुला लें, वो इनसे पूछ लेंगे। तो जिसको किताब चाहिए आपने शर्माना नहीं है, आपने किताब का कह देना है। तो हमारे पास कुछ किताबें स्टॉक में हैं और मतलब वो इस लास्ट मंथ में तकरीबन लोग आ रहे होते हैं, जब लोग जागते हैं पढ़ना शुरू करते हैं तो आगे किताब ख़रीदते हैं इस तरह से करके। लेकिन मेरे ख्याल में वो लोग जो क्रैश कोर्स की नीयत से आए वो जो है वो शायद सबसे ज़्यादा हकदार हैं इस चीज़ के कि जो पढ़ के गए हैं और जिन्होंने प्रैक्टिस करनी है। जिनको मैं कह रहा हूँ कि आपने पास पेपर प्रैक्टिस करनी है तो रादर देन आपके यहाँ लोजी सर ने एंड पे किताब बेच डाली अपनी कि कहा मेरी किताब से पास पेपर प्रैक्टिस करना, तो ऐसा नहीं है। मकसद ये है कि आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस करके चीज़ों को लेके आएँ। तो जिसके पास किताब नहीं है वो कह सकता है, जितनी किताबें हैं उससे हम कोशिश करेंगे। जी इधर भी मेरे ख्याल में कुछ वो हैं, अल्लाह करे किताबें हमारी जो है ना पूरी पढ़ जाएँ। मुझे लग रहा है इंशाल्लाह, उम्मीद तो लग रही है कि कुछ पूरी पड़ जाएंगी। हाँ जी क्या हालात हैं कोई थोड़े बहुत और? ठीक है, मुझे लग रहा है किताबें हो जाएंगी। हाँ जिसके पास किताब है, मेरी किताब है, उस पर ऑलरेडी निशान लगाए हुए हैं, तो सिर्फ इस वक्त हौके में नई किताब ना ले लेंगे। नई किताब देखने बड़ी मज़े की होती है, अच्छी से फील आती है। जिस पे आपके निशान लगे होते हैं, इवन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जिस भी किताब से पढ़ते हैं ना उस किताब को छोड़ दें। इस किताब से हो ये रहा है कि इस किताब के एंड पे एक सेकेंड पोर्शन है जिसमें क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। उस क्वेश्चन बैंक में आईकैप के 2009 से लेके, जब से आईकैप ने सॉल्यूशंस देने शुरू किए हैं, 2009 से लेके अब तक के सारे चैप्टर वाइज पास पेपर्स और सॉल्यूशन, चूंकि ये पेपर पहले इस तरह से नहीं होता था, इस पेपर के साथ बहुत सारे तजर्बे होते रहे हैं, तो इस वक्त जितने अवेलेबल क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और जो उनके कमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। सॉल्यूशंस के साथ एक मज़ेदार चीज़ है एग्जामिनर कमेंट्स हैं। अक्सर सॉल्यूशंस के साथ एग्जामिनर कमेंट क्या होता है, आईकैप पेपर चेक करने के बाद आईकैप के जो चेकर्स हैं वो कमेंट्स देते हैं कि इस सवाल में बच्चों ने टिपिकल क्या गलती की। तो कोई भी सॉल्यूशन देखेंगे तो उसके साथ अगर एग्जामिनर कमेंट मौजूद है तो उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कि उससे पता लग जाएगा कि इस सवाल में टिपिकल क्या मिस्टेक होती है बच्चों से और वो मिस्टेक मुझे नहीं करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? कुछ के साथ मार्किंग स्कीम भी लगी हुई है। तो जितनों के एग्जामिनर कमेंट्स अवेलेबल थे, जिनकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल थी, तो ये इस टाइम पे आपने इस किताब को नोट्स की किताब के तौर पे नहीं, क्वेश्चन बैंक के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल कर लें। जो जिस किताब से पढ़ रहा है इस टाइम पे किताब चेंज करना कहीं से भी कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता। आप अपनी ही रेलिवेंट किताब से जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से पढ़ते रहें। क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप इस किताब को यूज़ कर सकते हैं। हाँ अगर एक चैप्टर आपने सिरे से ही अगर दूसरी किताब से नहीं पढ़ा था, आपने किसी और टीचर से पढ़ा था और उनका फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 13 आपने छोड़ दिया था और वो अभी तक ही नहीं पढ़ा, तो फिर वो डायरेक्टली आप मेरी किताब से पढ़ सकते हैं, जो कि फिर आपने चैप्टर 13 इन्हीं नोट से पढ़ा है। लेकिन अगर आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है और आपने वो उसको देखा हुआ है एक दफ़ा, तो फिर इस टाइम पे किताब चेंज नहीं करनी। तो किताब देने का मकसद ये नहीं है कि आप मेरे नोट्स पे शिफ्ट हो जाएं। किताब देने का मकसद है कि इसके एंड पे जो क्वेश्चन बैंक है आप उसका फ़ायदा उठाएँ और अब आखिरी महीने में खुल के प्रैक्टिस करनी है। डन। तो लास्ट डे से रिलेटेड डिस्कशन जो मैंने एंड पे प्लान की हुई थी वो मैंने अभी शुरू में कर ली। अब हमारे पास मार्जिन आ गया है कि अब हम पढ़ाई करते हैं। आज के 2 टारगेट हैं, चैप्टर 15 हमने कवर करना है और चैप्टर 1 इंशाल्लाह कवर करना है। दोनों क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर हैं। दोनों चैप्टर्स के एंड पे अगर आप सवाल देखेंगे तो आपको 2-2, 3-3 लाइंस के छोटे छोटे से सवाल नज़र आएंगे। एक सफ़े पे ही बहुत सारे सवाल लिखे नज़र आ जाएंगे। इन चैप्टर्स में आईकैप बिल्कुल भी लॉजिकल साइड पे नहीं जा रहा और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रैमिंग पूछ रहा है, लेकिन समझने को इसमें छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने समझनी है। तो हम कहानी को चेक से शुरू करते हैं। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का बेसिक डिफरेंस हम लोग समझ चुके हैं। हमने एक आइडिया ले लिया था कि चेक में ऐसी क्या खास बात है। चेक की डेफिनेशन देख ली, चेक के एसेंशियल्स पढ़ लिए थे, चेक का फॉर्मेट भी देख लिया था। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में 1-2 ऐसे डिफरेंस हैं जो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ आएंगे। तो एक दफ़ा इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और एंड पे एक दफ़ा चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के जो डिफरेंसेस का टेबल है उसे देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ इस चैप्टर में जो चीज़ समझाने वाली है उसके लिए एक दफ़ा हमें 3 ऑफ करना होगा। जज़ाकल्लाह। चेक में एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जब भी आप चेक लेके जाते हैं, आपको कोई चेक देता है, तो चेक को रिकॉर्ड करने के, चेक को इनकैश करने के, चेक को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। एक बंदे ने दूसरे को चेक दिया, जब दूसरे बंदे को चेक मिला तो वो शख्स 2 तरीके से उस चेक का इस्तेमाल कर सकता है। तरीका नंबर 1, जिसने चेक दिया है, जिस बैंक का चेक दिया उसी बैंक के पास पहुंच जाए, उसको चेक दिखाए और उससे
कैश ले ले। दूसरा तरीका, अपने बैंक के पास जाए, उसको कहे भाई ये चेक पकड़ के मेरे अकाउंट में डाल दो। अब चेक तो किसी और बैंक है, इसका बैंक तो कोई और है। जब ये अपने बैंक को चेक देगा तो इसका बैंक दूसरे के बैंक के पास जाके वो चेक दिखाएगा, उससे पैसे मांग के इसके अकाउंट में जमा कर देगा। इसको कहते हैं क्लियरिंग। यानी अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम में इसको दिखाने की कोशिश करूं तो फर्ज करें एक ड्रॉर था ए और एक पेई था बी, और ड्रॉई था ए का बैंक, यानी कि फॉर एग्जांपल एमसीबी। ए का बैंक है एमसीबी, ये ड्रॉई है, ये कौन है ड्रॉर, और ये पेई। तरीका नंबर 1, ए ने बी को चेक दिया एमसीबी का। बी के पास एक ऑप्शन ये है कि वो ये चेक पकड़े और एनकैश करवा ले ए के बैंक के पास जाके। एमसीबी का चेक दिया ए ने, ए का बैंक एमसीबी था, आप वही चेक पकड़ के पहुंच गए एमसीबी भाई साहब के पास और कहा मुझे ये चेक कैश कर दें। इसको हम कहते हैं एनकैशमेंट ऑफ चेक। कानूनी जबान में इसको कहते हैं ओवर द काउंटर। उसने काउंटर पे चेक रखा और बैंक से काउंटर से पैसे ले लिए, तो ये ओवर द काउंटर कहलाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो उसको अपने बैंक को दे दे। पेई बी है, उसका बैंक था HBL, उसने अपने हबीब बैंक को दे दिया चेक, और हबीब बैंक से कहा कि भाई मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। लेकिन ये चेक किसका है, एमसीबी का, दिया इसने हबीब बैंक को है। तो हबीब बैंक क्या करेगा, इसके बिहाफ पे उसके पास जाके कलेक्शन करेगा। हबीब बैंक का एक एजेंट वहाँ जाएगा, एमसीबी को चेक दिखाएगा, एमसीबी वाले देखेंगे, अकाउंट में पैसे देखेंगे, अकाउंट में से उतने पैसे माइनस करेंगे, इस पे लिख देंगे कि क्लियर हो गया, और अपने पास से या तो कैश दे देंगे इस नुमाइंदे को जो आया है, या इसके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि हो सकता है एमसीबी ने पूरे दिन में बहुत सारे चेक HBL के कैश करने और शायद HBL ने एमसीबी के, तो ये एक दूसरे से रिसीवेबल पेबल भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो वो एंट्री रिकॉर्ड करके बाहर वाले उस बंदे को ये इजाज़त दे देगा और ये बंदा अपने HBL के अकाउंट में, उस पेई के अकाउंट में उतने पैसे डाल देगा। ये तकरीबन 2 दिन का प्रोसेस है। सेम शहर में 1 दिन में भी हो जाता है, दूसरे शहर में कई दफ़ा 3-3 दिन में भी चला जाता है। इस प्रोसेस को क्लियरिंग कहते हैं। तो अगर किसी को चेक मिले तो या तो वो ओवर द काउंटर एंड कैश करा सकता है, या वो उसे क्लियरिंग में डाल सकता है। तो 4 पार्टीज हैं, ड्रॉर, पेई, ड्रॉई और कलेक्टिंग बैंक। इस बैंक को हम कहेंगे कलेक्टिंग बैंक। ये 14 किरदार यहाँ पे आ गया। कलेक्टिंग बैंक वो है जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी दूसरे बैंक से जाके पैसे कलेक्ट कर रहा है। तो चेक में 2 ऑप्शंस होती हैं, ओवर द काउंटर और क्लियरिंग में डाल देना, याद रहेगा। ये प्रोसेस इस चैप्टर ने कहीं नहीं समझाया, लेकिन इस चैप्टर में जगह जगह ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, क्लियरिंग, ओवर द काउंटर, कलेक्टिंग बैंक। तो उसमें हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना और देखना। क्या यहाँ तक बात समझ आई है? अब आगे चलते हैं। एक ख़ास फिनोमेना होता है, ख़ास तौर पे बैंकिंग की ज़बान में, चेक्स की ज़बान में, उसको हम कहते हैं चेक क्रॉस कर दिया। चेक क्या कर दिया? क्रॉस। जो चेक है, चेक के राइट टॉप कॉर्नर पे, फॉर एग्जांपल ये सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, ये फर्स्ट करें एक चेक है, तो चेक में आपके पास राइट टॉप या लेफ्ट टॉप पे जगह थोड़ी सी मौजूद होती है, थोड़ा सा उधर कम चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप 2 लाइंस लगा देते हैं, 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं। 2 पैरेलल लाइंस टेढ़ी करके जब आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये फीलिंग आती है कि आपने चेक को क्रॉस कर दिया। क्रॉस का ये मतलब नहीं कि आपने उस पर कांटा लगा देना है। क्रॉस का मतलब ये है कि आपने 2 छोटी सी लाइंस उस पर साइड पे लगा देनी है। अगर किसी चेक पे ये 2 लाइंस लगी हुई हैं तो सबको समझ आ जाएगा कि चेक क्रॉस हो गया है। अब चेक क्रॉस होने का क्या मतलब है और क्रॉसिंग कितनी तरह की होती है? चेक क्रॉस होने का मतलब है कि चेक में वो जो ओवर द काउंटर वाला फीचर है वो छिन गया है। ओवर द काउंटर का क्या मतलब था भला? कि ये इन कैश हो सकता है किसी भी जगह से, तो ओवर द काउंटर का फीचर इसमें से छीना जा चुका है। अब ये इन कैश नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक में जमा होगा। तो अगर किसी चेक पे क्रॉसिंग हो गई है तो वो चेक सिर्फ और सिर्फ बैंक में जमा होगा और कहीं नहीं जाएगा। यानी वो जो इधर वाला रूट था क्लियरिंग वाला, उसी में जाएगा। ओवर द काउंटर चेक दिखा के पैसे नहीं लिए जा सकते। क्रॉसिंग 3-4 तरह की है। एक सादा क्रॉसिंग है, आपने 2 लाइनें लगा दी, या आप 2 लाइनें लगा के उसके बीच में लिख दें एंड कंपनी, या 2 लाइनें ना लगाएं सिर्फ एंड कंपनी लिख दें। तो ये 2-3 तरीके हैं जिससे आप उस पर जनरल सादा वाली क्रॉसिंग कर सकते हैं। जनरल क्रॉसिंग का सिंपल मतलब ये है कि ये चेक अब बैंक में नहीं जा सकता। एक इससे एडवांस क्रॉसिंग होती है, उसको हम कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग।
स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, आप वो दो लाइंस के दरमियान बैंक का नाम लिख देते हैं। भाई ए बी को जब चेक देने लगा तो ए ने बी से पूछा तुम्हारा बैंक कौन सा है, उसने कहा मेरा बैंक तो HBL है। तो उसने क्या किया, चेक क्रॉस करके उसके दरमियान में HBL लिख दिया। इसका मतलब है कि सिर्फ HBL ही वो बैंक है जो कलेक्टिंग बैंक बन सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। इस क्रॉसिंग को कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें आप चेक के अंदर जो है वो ऑप्शन दे देते हैं, चेक में लिख देते हैं कहीं ये इसका इनपुट मिस तो नहीं हो गया, यहाँ से शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए, कोई चक्कर नहीं, एक दफ़ा निकाल के देखते हैं। होश करो, याद करो, याददाश्त वापस आ गई, सॉफ्टवेयर रीसेट कर दिया हमने उसका। होश आ गया। स्पेशल क्रॉसिंग, अगेन उसकी थोड़ी सी शक्ल दिखा देते हैं। हमने कहा जनरल क्रॉसिंग, आपने क्या किया, सादा डबल लाइंस लगा दी या लिख दिया डबल लाइंस में एंड कंपनी, और डबल लाइंस भी इग्नोर कर दें, एंड कंपनी लिख दें तो भी चल जाएगा। इससे क्या होगा, ये सिर्फ बैंक में जमा हो सकता है, कैश करने की ऑप्शन इसमें से खत्म हो गई है। दूसरी स्पेशल क्रॉसिंग है, बेचारी रंग ज़रा ज़्यादा हल्का सा है, 1 अगर प्रेस कर दें तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये डबल लाइंस लगा के हमने यहाँ लिख दिया ABL या HBL, एक बैंक का नाम लिख दिया। अब इसका मतलब ये है कि नंबर 1 एक तो एनकैशमेंट की ऑप्शन खत्म हो गई, और नंबर 2 ओनली कैन बी कलेक्टेड बाय द बैंक जिसका नाम लिखा हुआ है। अब सिर्फ और सिर्फ ये जो अगर इस पे ABL लिखा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में ABL ऐसा बैंक है जो आके कह सकता है मुझे इसके पैसे दे दो, बाकी बैंक नहीं कह सकते। फिर एक तीसरी तरह की क्रॉसिंग होती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, इसको हम अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग भी कहते हैं। आपने क्या किया, पे के साथ यहाँ पे पूरा बंदे का नाम लिखा, जैसे एक बंदे का नाम यहाँ लिखा हुआ है सैयद आतिफ हसन आब्दी, डबल लाइंस लगा दी और उसके बीच में लिख दिया अकाउंट पे ही ओनली, डबल लाइन ना भी लगाएं, खाली अकाउंट पे ही ओनली लिख दें तो भी चल जाएगा। इससे क्या होगा, ये चेक बड़ा रिस्ट्रिक्टिव क्रॉस हो गया है। नंबर 1 एक तो बैंक में जमा होगा, और नंबर 2 सिर्फ दुनिया में एक ही बंदे के अकाउंट में जमा होगा जिसका नाम है सैयद आतिफ हसन आब्दी, और पूरा नाम मैच करना चाहिए। ये इसलिए यहाँ पे पूरा लिखा है कि जो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग इतनी जालिम होती है कि आप फिर किसी लेफ़्ट राइट कर ही नहीं सकते, थोड़ा सा भी नहीं लेफ़्ट राइट कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे कभी कभार कुछ लोग अगर चेक देते हैं तो वो गलती से आतिफ आब्दी लिख देते हैं। अब आतिफ आब्दी कमर्शियल नाम है, ब्रोशर्स पे पूरा आ जाता है, लेकिन असल पूरा नाम ID कार्ड के मुताबिक सैयद आतिफ हसन आब्दी। तो आतिफ आब्दी लिखे हुए चेक को बैंक नहीं क्लियर करता, वो कहता है भाई अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग का मतलब है तुम्हारा पूरा नाम मैच करना चाहिए उस पूरे नाम से जो वहाँ लिखा हुआ है। तो अगर चेक देने वाले को ये डर हो कि चेक बीच में गुम हो गया, चोरी हो गया, किसी और ने पकड़ के अपने अकाउंट में डाल दिया तो क्या होगा, क्योंकि चेक अगर आप फॉर्मेट देखें तो लिखा था पे फलाना और बेरर, उसको दे दो, नहीं तो जिसके हाथ में उसके अकाउंट में डाल जा सकता है। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग से ये हो जाता है कि ये बाउंड हो जाता है कि ये चेक सिर्फ इसी बंदे के अकाउंट में जमा हो सकता है। हाँ, ये वाला बंदा अगर एंडोर्स कर दे तो वो एक अलग चक्कर है, लेकिन अगर किसी के हाथ लग गए चेक तो वो अपने अकाउंट में नहीं जमा करा सकता, अनलेस कि वो एक ऐसा बंदा ढूंढे जिसका इत्तफाकन एग्जैक्टली पूरा नाम यही वाला हो। तो जिन लोगों के कॉमन नाम होते हैं उनको ज़रा रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे मोहम्मद अली बड़ा कॉमन नाम है, तो जो कॉमन नाम है वो लोग फिर परेशान होते हैं। तो मैंने देखा कि वो अपने नाम के स्पेलिंग थोड़े आगे पीछे कर देते हैं, अली में ALY कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर दिया। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में उस बंदे के नाम के साथ क्रॉसिंग फिक्स हो जाती है। ये बात समझ आई। फिर आती है हमारी आखिरी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, और मेरे ख्याल में इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने नेगोशिएशन का वर्ड 1 ऑन कर दीजिएगा ज़रा। इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने अगर मैं बोलूँगा नेगोशिएशन तो आप मुझे वो नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे। नेगोशिएशन किसे कहते हैं जी? ट्रांसफ़र फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। हमारी अजम्पशन क्या थी, अगर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया तो वो आगे जब ट्रांसफ़र करेगा तो वो साफ करेगा अगर उसे नहीं पता किसी डिफेक्ट का। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये कॉमन फीचर नेगोशिएशन के एक मासूम आदमी को ख़राब टाइटल भी मिले तो अगले बंदे को साफ टाइटल मिल जाता है। अगर एक चेक पे एक भाई साहब ने क्रॉस करके लिख दिया नॉट नेगोशिएबल, इसका मतलब है उसने वो फीचर छीन लिया नेगोशिएशन का। अब अगर किसी बंदे के हाथ में चोरीशुदा चेक आएगा
और वो उसको फॉरवर्ड कर देगा, इंतहाई मासूमियत में भी फॉरवर्ड कर देगा, तो भी वो बुरा ही टाइटल ट्रांसफ़र होगा और ये बंदा भी कल को पकड़ा जाएगा, चाहे ये होल्ड इन ड्यू कोर्स क्यों ना हो। यानी होल्ड इन ड्यू कोर्स की एक्सेप्शन ख़त्म हो जाएगी। तो क्यों करता है कोई क्रॉसिंग? कोई अपने चेक पे ये वाली क्रॉसिंग इसलिए करता है कि हर अगला बंदा चेक लेने से पहले पूरी तहकीक करे कि चेक किन हाथों से होके आ रहा है और उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा चेक स्लो ट्रांसफ़र होता है लेकिन हो जाता है। हम ट्रांसफ़र करना मना नहीं कर रहे, हम उसका वो फीचर छीन रहे हैं। कौन सा फीचर? नेगोशिएशन वाला। तो ऐसे में अगर नेगोशिएशन का फीचर छिन जाएगा तो ख़राब टाइटल आगे की तरफ जाके साफ नहीं होगा, वो ख़राब ही रहेगा। तो होता यह है कि जिस क्लास में मैंने ये स्लाइड बनाई थी, तो उस क्लास में जो है ना उस वक्त लोग बड़ा जज्बाती होते थे, पीटीआई, नून लीग, आपस में मुकाबला, फलाना फलाना। और ये उन दिनों की बात है जब पीटीआई में पूरी दुनिया भर के सारे सियासतदान ऐड हो रहे थे। वो सारे जिनको वो 2 महीने पहले तक गालियाँ दे रहे होते थे, अब वो ऐड हो रहे थे और वही पीटीआई के पेजेस उनकी तारीफ़ों के जनाब पुल बांध रहे होते थे। तो उस टाइम पे फिर मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट दिया कि देखें जी, नेगोशिएशन का मतलब होता है पीटीआई और नॉट नेगोशिएशन या नॉन नेगोशिएशन का मतलब है नून नेगोशिएशन। तो नून नेगोशिएशन का मतलब है नून लीग। तो पीटीआई में ख़ास फीचर है जो नून लीग में नहीं है। नून लीग में अगर ख़राब सियासतदान जाएगा तो वो ख़राब ही रहेगा, लेकिन पीटीआई में अगर एक ख़राब सियासतदान आएगा तो वो साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई में नेगोशिएशन का फीचर है और नून नेगोशिएशन जो ख़राब को ठीक नहीं करेगा। तो ये है नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग यानी कि नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग। तो इसमें वो नेगोशिएशन का फीचर नहीं है पीटीआई वाला, ये ख़राब को साफ़ करने की सलाहियत नहीं रखता। तो हमने कहा कि अच्छा नून में आएगा अच्छा रहेगा, लेकिन बुरा अगर नून में आएगा तो वो बुरा रहेगा। लेकिन पीटीआई में क्या होगा? अच्छा आएगा तो भी अच्छा रहेगा और बुरा आएगा तो भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर निकल गया तो दोबारा बुरा हो जाएगा। तो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग ना, तो उससे वो जब सियासी एग्जांपल आती है तो बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है। तो क्या ये बात समझ आ रही है? इंग्लिश पढ़ लेते हैं किताब से। 1 ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि अब ज़रा A check is said to be cross when it bears across its face 2 parallel transverse lines। जब वो अपने फेस पे 2 पैरेलल ट्रांसफर्स और पैरेलल क्या होता है? जो आमने सामने चलती है, टकराती नहीं है, और ट्रांसफर्स टेढ़ी। तो 2 टेढ़ी पैरेलल लाइंस, जुमला ही बड़ा अजीब सा है, टेढ़ी हैं लेकिन पैरेलल हैं, वो आपस में पैरेलल हैं लेकिन दोनों की दोनों टेढ़ी हैं। तो अ चेक इज सेड टू बी क्रॉस जब उस पर 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आ जाएं जो यूजुअली लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे डाल दी जाती हैं। यूजुअली आप सेंटर में डाल दें, राइट पे डाल दें, कोई मसला नहीं, लेकिन उर्फ आम में नॉर्मली लेफ्ट साइड इस्तेमाल होती है। क्रॉसिंग का पर्पज़ ये है कि ड्रॉई को, बैंक को हुक्म दिया जाए कि आपने अमाउंट सिर्फ बैंकर को देनी है, इंसान को नहीं देनी। आप ये देखिए, ओवर द काउंटर में इंसान पैसे लेने आया था, लेकिन क्लियरिंग में बैंक पैसे लेने जाता है। भेजे चाहे इंसान को, लेकिन कहने का मतलब है बैंक पैसे लेने गया और ओवर द काउंटर में एक इंसान पैसे लेने गया। 4 तरह की क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग, एडिशन ऑफ वर्ड्स। अब कैसे क्रॉस करना, उसके इफेक्ट क्या होंगे, समझ हमें सारी आ गई है, सिर्फ इंग्लिश जल्दी से देखनी है। एन एडिशन टू वर्ड्स एंड कंपनी और एनी एब्रीविएशन ऑफ इट बिटवीन 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन। दोनों पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस के बीच में आपने एन कंपनी लिख दिया या आपने 2 लाइंस डाल दी। इससे क्या होगा? ड्रॉई शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर के अलावा किसी को नहीं देगा। स्पेशल क्रॉसिंग, इसमें क्या होता था? इन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ द बैंकर। उन पैरेलल लाइंस में लाइंस ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा काम। ड्रॉई शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर टू हुम इट इज क्रॉस। उसके अलावा किसी और को नहीं देगा। हाँ, वो वाला बैंकर जिसका नाम लिखा हुआ है, अगर वो साइन करके किसी और बैंक का नाम लिख दे तो भी वैलिड है। एक चेक एक वक्त में 2 दफ़ा स्पेशल क्रॉसिंग नहीं हो सकता, यानी लिखने वाला 2 बैंकों के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग नहीं करेगा, वो एक बैंक के नाम पे करेगा। लेकिन वो बैंक जिसके नाम पे क्रॉसिंग हुई है, वो अगर आगे से किसी और का नाम लिखना चाहे तो लिख सकता है। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में भी एडेड विद जनरल क्रॉसिंग। जनरल के साथ आप रिस्ट्रिक्टिव भी ऐड कर सकते हैं। आप क्या वर्ड्स ऐड करेंगे? अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ओनली। इससे क्या होगा? द अमाउंट कलेक्टेड ऑन चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ, सिर्फ पेई के अकाउंट में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। फाइनली, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग के साथ आप ये वर्ड्स लिख सकते हैं, नॉट नेगोशिएबल। अ होल्डर विद डिफेक्टेड टाइटल कैन नॉट गिव अ गुड टाइटल टू सब्सिक्वेंट होल्डर। ऐसे में खराब टाइटल वाला अगले बंदे को साफ टाइटल नहीं देगा। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी। फर्दर ट्रांसफर करना मना नहीं कर रहे हम, फर्दर ट्रांसफर हो सकता है, हम सिर्फ नेगोशिएशन का फीचर छीन रहे। इट ओनली टेक्स अवे मेन फीचर ऑफ, और वो क्या होता था? अ ट्रांसफर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स।
अब सवाल ये कि क्रॉसिंग कब होगी, जब एक बंदा चेक इशू कर रहा है वो उस वक्त क्रॉस कर देता है, लेकिन लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि आप बाद में भी क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके हाथ में एक चेक आया, आप होल्डर हैं और चेक ऑलरेडी अनक्रॉस था, तो आप चाहें तो आप उसको जनरल या स्पेशल क्रॉसिंग कर सकते हैं। आपके पास चेक जनरल क्रॉस हुआ आया, आप चाहें तो उसमें स्पेशल क्रॉसिंग नाम में लिख दें। आपके पास जनरल या स्पेशल क्रॉस हुआ चेक आया, आप चाहें तो उसके साथ नॉट नेगोशिएबल लिख दें। आपके पास स्पेशल क्रॉस हुआ चेक आया, तो बैंकर जिसके नाम पे क्रॉस हुआ है वो चाहे तो उसको स्पेसिफिकली किसी और को दोबारा से क्रॉस कर सकता है। तो क्या क्रॉसिंग हर तरह की समझ आई? इस चैप्टर में आई कि आपने बहुत दफ़ा क्रॉसिंग पूछा है, जनरल और स्पेशल क्रॉसिंग पूछा है, क्रॉसिंग की किस्में पूछी हैं, तो क्या हमें क्रॉसिंग समझ आ रहा है? अब आगे चलते हैं। छोटे छोटे से रूल्स हैं चेक से रिलेटेड, छोटी छोटी सी बातें। एक चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, डायग्राम पे आते हैं। बैंक हैं दो, ड्रॉई और कलेक्टिंग बैंक। ड्रॉई के पास आके कोई चोरी शुदा चेक दे गया और इसे नहीं पता लगा और इसने पेमेंट कर दी इन ड्यू कोर्स, तो इसका कोई कसूर नहीं है। अगर इसे नहीं पता था, अगर पता है, अगर इसे नहीं पता था तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी, और अगर इसे पता है तो पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स होगी। अच्छा, कलेक्टिंग बैंक ने किसी बंदे से ऐसा चेक कलेक्ट कर लिया जो चोरी का था, लेकिन इसे नहीं पता लगा, तो इसका कसूर, और अगर इसे पता था तो फिर इसका कसूर है। इसने चेक पकड़ के कस्टमर के बैंक में पैसे डाल दिए, अभी उसने वहां से लिया भी नहीं था लेकिन इसके अकाउंट में डाल दिए क्योंकि इसका पक्का कस्टमर था, तो इसका कोई कसूर नहीं। अगर इसके पास क्रॉस हुआ चेक आया, तो क्रॉस हुआ चेक का मतलब ये होता है कि बैंक में ही जमा होगा, और इसने जमा कर लिया और बाद में 2 नंबर निकला, इसका कसूर नहीं है। चेक पे अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग नहीं हुई थी और इसके हाथ में चेक आया किसी और के नाम का, लेकिन लिखा था फलाना शख्स और बेरर, और इसने अपने पास डाल दिया, कुछ गलत नहीं किया। आसान सा टोटका है, अगर एक बैंक को नहीं पता, इस बैंक या उस बैंक में से अगर किसी को नहीं पता कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनका कोई कसूर नहीं माना जाएगा। किताब ने इस बात पे कुछ रूल्स बताए हैं हमें, आसान से रूल्स हैं। इफ चेक इज क्रॉस स्पेशली टू मोर देन वन बैंकर, ब्रैकेट को इग्नोर करके पढ़ते हैं, बैंकर टू हुम इट इज ड्रॉन शैल रिफ्यूज पेमेंट। अगर एक से ज्यादा बैंकर को क्रॉस हुआ होगा तो ड्रॉई इनकार कर देगा कि मैंने नहीं पैसे देने, तो 2 दफा स्पेशल क्रॉसिंग हुई है। सिवाय व्हेन क्रॉस टू एन एजेंट फॉर कलेक्शन, जब जिस बैंक को क्रॉस हुआ था उसी ने अपने किसी और एजेंट को क्रॉस कर दिया, जिस बैंक के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग है वो किसी और को कर दे चलेगा, लेकिन बनाने वाला शुरू में अगर 2-3 बैंकों के नाम पे क्रॉस कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। इफ बैंकर ऑन हुम अ क्रॉस चेक इज ड्रॉन, अगर एक बैंक के ऊपर क्रॉस चेक आया है ड्रॉई के पास, मेक्स अ पेमेंट इन ड्यू कोर्स, वो प्रॉपर तरीके से पेमेंट कर देता है। पेइंग बैंकर एंड ड्रॉअर पोजीशन एज इफ चेक हैज बीन पेड टू एंड रिसीव बाय द ट्रू ओनर। एक चेक 17 हाथों से गुजरा और 17वें बंदे ने आके चेक जमा करा दिया, ड्रॉई ने चेक देखा, जमा कर लिया, समझा जाएगा उसने असल वाले बंदे को असल वाली पेमेंट कर दी है। यानी कि अगर कोई गफलत कोताही नहीं है तो हम मान लेंगे कि अब सारे लोग आज़ाद हो गए, हर बंदे ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर दी है। बातें समझ आई हुई हो तो उन्हीं को गोल गोल घुमा घुमा के किया हुआ है इन्होंने। अगर वो बैंकर जिस पे क्रॉस चेक आया मेक्स अ पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स जो जेन्युइन पेमेंट थी मासूमियत में, आउट ऑफ ड्यू कोर्स जिसमें पता है कि बीच में कोई चोरी शुरू हुई है, तो पेइंग बैंकर शैल बी लायबल टू ट्रू ओनर। असल मालिक को वो लायबल होगा अगर साबित हो जाए कि इसको पता था कि ये गलत चेक है, ये इस बंदे का नहीं है, और उसने फिर भी प्रोसेस कर दिया, आप बैंकर लायबल। तो जब तक बैंकर मासूम है बैंकर लायबल नहीं है, और अगर बैंकर को पता है गड़बड़ का फिर बैंकर लायबल है। ये रूल्स थे ड्रॉई के। अब कलेक्टिंग बैंकर के कुछ रूल्स हैं। कलेक्टिंग या रिसीविंग बैंकर वो है जो रिसीव करता है पेमेंट क्रॉस चेक की अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी और से। अगर कलेक्टिंग बैंकर ने कलेक्ट किया एक चेक ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन जिसका टाइटल डिफेक्टिव था, ही वुड बी प्रोटेक्टेड, वो फिर भी महफूज रहेगा, एंड वुड नॉट बी हेल्ड लायबल अगर वो साबित कर दे कि उसने गुड फेथ में और विदाउट नेग्लिजेंस काम किया है। जिस बंदे ने चेक दिया था वो गलत टाइटल था लेकिन इसको नहीं पता था, इसने जमा कर लिया, तो इसका कोई कसूर नहीं। दिस प्रोटेक्शन टू रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल इवन, यहां तक भी हो जाए तो भी प्रोटेक्शन अवेलेबल है इफ इट क्रेडिट्स कस्टमर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ चेक बिफोर रिसीविंग पेमेंट। कस्टमर ने चेक दिया, इसने अपने कस्टमर को पैसे देके और चेक क्लियरिंग में डाल दिया और बाद में वापस आके इसे पता लग गया मेरे पास आ गए, लेकिन चेक 2 नंबर था और इसे नहीं पता था, तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। ऑल्सो इफ कलेक्टिंग बैंकर है कलेक्टिंग अ चेक विच डज नॉट अपीयर्स टू बी क्रॉस अकाउंट पे ही, उसने अगर एक चेक कलेक्ट किया जिस पे अकाउंट पे ही क्रॉसिंग
नहीं हुई हुई, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस कलेक्टिंग पेमेंट ऑफ चेक एंड क्रेडिटिंग प्रोसीड देयर ऑफ टू अ कस्टमर शेल नॉट इनकर एनी लायबिलिटी। अगर उस पर अकाउंट पे ही नहीं लिखा था तो इसने अगर अपने कस्टमर के अकाउंट में डाल दिया और इसको नहीं पता किसी गलती का, तो इसका कसूर नहीं। तो वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। रेवोकेशन ऑफ बैंकर अथॉरिटी, चेक जब भी ड्रॉई के पास आएगा, ड्रॉई पे वाजिब है कि उसको क्लियर करे, अनलेस की कुछ पाबंदियाँ हो। पाबंदियाँ क्या हैं? कस्टमर ने काउंटर मांड इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, स्पेसिफिक जार्गन है बैंकिंग की दुनिया का, काउंटर मांड। इसका मतलब है स्टॉप पेमेंट। एक कस्टमर का चेक चोरी हो गया, उसने फ़ौरन से बैंक को कॉल करके कहा कि मेरा ये सीरियल नंबर का चेक चोरी हुआ है, आपने ये वाला प्रोसेस नहीं करना, आप अपने पास इंस्ट्रक्शंस दे दें। तो अब अगर ड्रॉई के पास वो वाला चेक आएगा और वो उसको एनकैश या किसी भी तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो ये काउंटर मांड इंस्ट्रक्शन है। दूसरा, अगर कस्टमर की डेथ हो गई है, एक कस्टमर ने चेक इशू किया और मर गया, बैंक को पता लग गया कि ये साहब तो मरे हुए हैं जिनका चेक आया है। अब चेक लिखने के बाद मरे हैं, लिखने से पहले मरे थे? अगर तो लिखने से पहले मरे हैं फिर तो बहुत खतरे वाली बात है, फिर लिखा किसने? और अगर लिख के मर गए तो अभी चूंकि चेक क्लियर नहीं हुआ, तो अभी वो एसेट उनके बच्चों के हैं, वो हिसाब किताब करेंगे और फिर देखा जाएगा कि कब किसने किसके कितने पैसे देने हैं। तो अगर बैंक को एक कस्टमर के मरने का पता लग गया, अगर बैंक को एक कस्टमर के इंसॉल्वेंट होने का पता लग गया, पागल होने का पता लग गया, अगर बैंक को किसी भी इस तरह की नॉलेज बता दी गई, तो फिर वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि बैंकर की अथॉरिटी, बैंकर के पास हमेशा पावर है कि जब भी उसके पास चेक आए तो वो पेमेंट कर सकता है, लेकिन अगर काउंटर मांड इंस्ट्रक्शन हो, मरने का पता लग जाए, इंसॉल्वेंट होने का पता लग जाए, तो फिर उसने होल्ड कर लेना है, उसने उस चेक को प्रोसेस नहीं करना। चैप्टर के बिल्कुल एंड पे आखिरी डिस्कशन करते हैं बैंक ड्राफ्ट की। बैंक ड्राफ्ट, जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है, पे ऑर्डर भी कहा जाता है, ये खास किस्म का अरेंजमेंट होता है। लाइट ऑन कर दीजिएगा 13। ये खास किस्म का अरेंजमेंट है बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट। आपने अगर किसी को कंफर्म वाली पेमेंट करनी है जो लाजमी एंड कैश हो, तो फिर वो बंदा आपसे कहता है कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे आपसे पे ऑर्डर चाहिए या डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट चाहिए। भाई मेरे पास एक चेक बुक है, मैंने चेक बुक पे लिख दिया 3 लाख, अकाउंट में पड़े हुए हैं 1.5 लाख, मैंने चेक बुक पे लिख दिया 3 लाख, चेक बुक ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने चेक क्लियर करके एक बंदे को दे दिया, दे सकता हूँ। जब तक वो जाके बैंक में कागज़ दिखा के बिस्ती नहीं करवा लेता, तब तक ये चेक वैलिड है और किसी को नहीं पता है कि इस चेक के पीछे बैंक में पैसे हैं या नहीं। तो आप चेक कभी भी लिख के दे सकते हो, कितनी भी अमाउंट का लिख के दे सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो चेक कटे ही ना, चेक बने ही ना। लेकिन जब किसी को चेक मिलता है तो उसे डर होता है कि पता नहीं इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं या नहीं पड़े। तो फिर होता ये है कि वो बंदा कहता है मुझे पे ऑर्डर चाहिए, या दूसरा नाम बैंक ड्राफ्ट चाहिए, या तीसरा नाम डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम होता है, एक शहर से दूसरे शहर नाम चेंज हो जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपसे मांगे तो फिर क्या होगा, मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक को कहूँगा मैंने 3 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। वो कहेंगे भाई आपके अकाउंट में तो 1.5 लाख पड़ा हुआ है, पहले मुझे अपने अकाउंट में 3 लाख पूरा करना होगा। फिर वो कागज़ बनाएंगे, मेरे से पूछेंगे किसके नाम पे, वो वहाँ पे पेई का नाम लिखेंगे, जस्ट लाइक क्रॉस चेक टाइप की चीज़, और मेरे अकाउंट में से 3 लाख ब्लॉक करके साइड पर रख लेंगे। और वो 3 लाख पे क्लेम वही शख्स रखता है जिसका नाम मैंने पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट पे लिख दिया है। वो साहब आएंगे, वो बैंक में ये कागज़ देंगे और बैंक मेरे होल्ड हुए पैसे उन्हें दे देगा। इसका मतलब है डिमांड ड्राफ्ट अगर मैंने बना के किसी को दिया है तो दिस इज़ फॉर श्योर कि इसके पीछे पेमेंट हो जाएगी। ये बात समझ आई? अब 3 ऑफ कीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ चेक आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। ये जो बैंक ड्राफ्ट है उसके भी वही रूल्स हैं जो चेक के हैं। अब बैंक ड्राफ्ट इज ऑर्डर इशूड बाय वन बैंक ऑन अनदर बैंक और अपनी ही कोई ब्रांच इंस्ट्रक्टिंग इट टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। एक खास रकम एक खास बंदे को ही देनी है या उसके कहने पे किसी और को दे देनी है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। बैंक ड्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू चेक है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। इट कैन ओनली ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन अनदर बैंक। एक बैंक किसी और बैंक या इंसान के नाम पे बनाएगा, इंडिविजुअल नहीं बनाएगा। चेक इंसान बनाता था, बैंक ड्राफ्ट बैंक बनाएगा। इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर को पेबल नहीं होगा, इस पर किसी ना किसी का आपको नाम लिखना होगा क्योंकि बैंक ड्राफ्ट किसी के नाम पे बनेगा। और तीसरा, इसकी पेमेंट को उतने आराम से स्टॉप नहीं कर सकते जितने आराम से हम चेक की पेमेंट को स्टॉप कर लेते थे। क्या ये इंस्ट्रूमेंट समझ आया? पेपर में आए तो आप खुद से बता लेंगे।
जी एक दफ़ा ज़रा उसको 1 को भी ऑफ कर दें ताकि हम डिफरेंसेस देख लें। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का फ़र्क, अब हमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी पता है, चेक भी पता है, जल्दी से इसके फ़र्क देख लेते हैं। इसमें ड्रॉई हमेशा बैंकर होगा और उसमें कोई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा और वो टाइम भी हो सकता है और डिमांड भी हो सकता है। पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, एक बिल पेबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं हो सकता, लॉ ने मना कर दिया था, याद है स्टेट बैंक का सेक्शन, उसने कह दिया कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन चेक में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ये वाला वैलिड है। एक्सेप्टेंस, उसमें एक्सेप्टेंस चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई भी एक्सेप्ट करेगा, चेक में ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी चेकबुक आपके पास मौजूद है, उस पर पहले से उसके नाम शाम आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी नहीं होती। स्टैंप, वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए गवर्नमेंट के, जबकि चेक के लिए कोई ज़रूरी नहीं, चेक का अपना एक फॉर्मेट होता है। देन क्रॉसिंग, चेक में क्रॉसिंग हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग नहीं हो सकती। स्टॉपिंग द पेमेंट, पेमेंट स्टॉप चेक में करवाई जा सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट स्टॉप नहीं करवाई जा सकती। तो क्या हमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन सब का फ़र्क समझ आ रहा है? जल्दी से हम अपने लास्ट टारगेट की तरफ जाते हैं जी। 1, 3 दोनों दबा दीजिए। हमने जो लेक्चर के एंड पे बातें करनी थी वो हमने लेक्चर के स्टार्ट में कर ली, इससे फ़ायदा ही हो गया कि हमने टाइम बचा लिया। अब हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। जी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या, हाँ वो ऑर्डर बनाया है। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू रूट होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बैंक का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के नाम पे भी बन सकता है, तो इसका मतलब ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। आप धक्के से खुद ही से क्रॉस बनाना चाहें तो कर दें, अदरवाइज चेक के अंदर ऑफिशियली क्रॉसिंग का एक फीचर होता है। जी अगर कोई भी कंफ्यूजन चेक से रिलेटेड है बता दें ताकि अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसको देख लें। जी बैंक ने अगर ड्यू कोर्स पे पेमेंट कर दी और डिफेक्ट था लेकिन बैंक ने नोट नहीं किया, और बैंक लायबल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जी अब लॉस किसका होगा, बात ये है कि अगर वो बंदा पकड़ा जाए जिसने गलत चेक बैंक को पकड़ाया तो वो लायबल होगा, और अगर वो नहीं पकड़ा गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चेक अगर गलत हाथ में गया और वो प्रोसेस हो गया तो जब तक वो गलत इंसान ना पकड़ा जाए, चेक इशू करने वाले की नीयत साफ थी, पेमेंट करने वाले की नीयत साफ थी, दरमियान में किसी ने चोरी कर लिया, बैंक के पास एक दिन में हज़ारों लाखों चेक आ रहे हैं, तो बैंक तो पागल हो जाएगा वेरीफाई करते करते कि कितने हाथों से घूमा, सही था नहीं था। तो इसलिए लॉ ने बैंक को प्रोटेक्शन दे दी कि अगर आपके पास गलत चेक आ जाए तो आप उसे, अगर आपको नहीं पता तो आपने तो सिंपल प्रोसेस कर देना, आप लीगल केस में नहीं घसीटे जाएंगे। तो ऐसे में चेक इशू करने वाले को चाहिए कि वो क्रॉस कर दिया करे, स्पेशल क्रॉसिंग कर दिया करे, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर दिया करे। आप जितना ज़्यादा उसे क्रॉस करेंगे उतना ज़्यादा वो महफूज होता चला जाएगा। पेमेंट रिसीव करने वाला अगर ज़्यादा सिक्योर होना चाहता है तो वो पे ऑर्डर बनवा ले, डिमांड ड्राफ्ट बनवा ले, बैंक ड्राफ्ट बनवा ले। तो इसमें मतलब ये लॉ हमें बता रहा है कि ये खतरे हैं, तो इसकी एहतियात फिर हमें खुद करनी होगी। जी चेक से रिलेटेड कोई सवाल? नॉन नेगोशिएबल क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब है उसमें वो फीचर है कि अगर एक ख़राब हाथ से गुजर के साफ हाथ में गया तो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। क्योंकि नेगोशिएशन कहते हैं कि अगर एक मासूम आदमी ख़राब टाइटल भी उठा के आगे ट्रांसफ़र कर दे तो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। इस फीचर को क्या कहते हैं? नेगोशिएशन। अगर एक चेक पे नॉट नेगोशिएबल लिख देगा कोई तो इसका मतलब है उसने चेक में से ये फीचर छीन लिया। अब अगर पीछे से चोरी शुदा चेक आया मेरे हाथ में, मैं मासूम हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया, पुलिस को खबर हो गई, पुलिस आई, उन्होंने कहा कौन कौन इस वारदात में शामिल है, तो मैं भी शामिल हूँ। हालांकि नॉर्मल रूल क्या है, होल्ड एंड ड्यू कोर्स का टाइटल साफ होता है, लेकिन इस चेक के ऊपर से वो फीचर छिन चुका था। तो अगर मैंने ख़राब टाइटल आगे ट्रांसफ़र किया तो मैंने भी क्या किया, ख़राब ही टाइटल ट्रांसफ़र किया। तो अगर एक नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग हुई हुई है तो इसका मतलब है कि वो ख़राब को साफ़ करने वाला फीचर उसमें से ख़त्म हो चुका हुआ है। डन। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दी वो नून लीग वाली कि वो ख़राब को साफ़ नहीं कर पाते, लेकिन पीटीआई जो है उसमें कोई ख़राब सियासतदान जाके साफ़ हो जाता है। और फिर अब आजकल दोबारा ख़राब हो गया, जो जो छोड़ के जा रहा है दोबारा से वही जिनकी वो अज़मत के किस्से नज़र आ रहे होते थे अब उन्हीं के ही जो है वो बुराइयों के किस्से भी नज़र आ रहे हैं। खैर अगेन एक फ़न टाइम लगा रहता है, लोग भी शुगल मुगल में ज़रा सोशल मीडिया पे एक रौनक सी लगी रहती है। कौम कुछ तो करे ना, कम अज़ कम जो है वो सियासत पे बादशाह चलती रहे। लें जी, चेक हमारा ख़त्म हो गया, अब चलते हैं लीगल सिस्टम की तरफ।
1973 का आइन, इसके पीछे जो लॉ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है जो बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और कानून साजी कैसे होती है। तो एक तो वो पोर्शन हमारे सिलेबस में, इस चैप्टर में 2 यूनिट हैं। एक यूनिट में वो वाला पोर्शन है जिसमें कानून साजी कैसे होती है वो बताई जाती है। फिर एक दूसरा पोर्शन है जिसमें बताते हैं कि आइन क्या है, सिविल क्रिमिनल लॉ किसे कहते हैं, लॉ कितनी तरह का होता है, और आइन पाकिस्तान के कितने हिस्से हैं और हर हिस्से में मोटी मोटी क्या बात है। यानी कि समरी सी दे दी पूरे आइन पाकिस्तान की। तो पहले देखते हैं वो एरिया जिसमें दिमाग हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कानून कैसे बनता है। फिर देखेंगे वो एरिया जिसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, आइन लिखा हुआ है और हमने उसे, आइन के जो पोर्शन हैं उसको हमने क्राइम करना है। क्राइम करने से रिलेटेड टोटका हम देने की कोशिश करेंगे। 3 अगर ऑफ कर दें, आपको कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, ये डेमोक्रेसी है, ठीक है, जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। और नॉर्मली क्या होता है, डेमोक्रेसी या कानूनी सिस्टम के ना ढांचा जो होता है उसके कुछ पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेशन जो कानून साजी है, एग्जेक्टिव्स जो निज़ाम को चलाते हैं, जुडिशरी जो उसको इंटरप्रेट करके सज़ाएं देता है, और मीडिया जो बताता है कि चीज़ें गड़बड़ में चल रही हैं। दुनिया में ये 4 पिलर होते हैं। हमारे यहाँ मीडिया को साइड पे कर देते हैं, हम कहते हैं ये तो फजूल पिलर है, और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। एक मिस्टर प्रेसिडेंट को ले आते हैं और एक तरफ पार्लियामेंट लाके खड़ा कर देते हैं। तो हम कहते हैं पाकिस्तान में डुअल स्ट्रक्चर है कानून साजी का, एक मिस्टर प्रेसिडेंट और ईवान सदर और ईवान सदर, और दूसरा सेटअप बन जाता है पार्लियामेंट का। तो पाकिस्तान में 4 धड़े हैं, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी। ये 4 चीज़ें हैं जो मुल्क को चलाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा मीडिया बताता है कि क्या मुल्क को कौन चला रहा है, किस तरह से चला रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। होता ये है कि इनमें से 2 धड़ों का काम है कानून बनाना, प्रेसिडेंट और उसकी टीम, एंड पार्लियामेंट। इन 2 का सिर्फ एक काम है, कानून साजी। प्रेसिडेंट कानून साजी छोड़ के जगह जगह जाके फीते काट रहा होता है, तस्वीरें खींच रहा होता है, सेल्फियाँ लगा रहा होता है अपने ऑफिस से, और पार्लियामेंट जो है वो सिवाय कानून साजी के सारे काम कर रहे होते हैं। सड़कों में से पानी निकलवाना उनके ज़िम्मे होता है, सड़कें बनाना, अंडरपास बनाना, बेवकूफ़ बनाना, ये सारे काम इनके ज़िम्मे, जबकि ये काम इन्होंने करने ही नहीं थे। ये काम एस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे थे। एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं है जो आपके जहन में, ये भी एक बड़ी गलत फहमी है। तो 2 इदारे जो कानून बनाते हैं, एक प्रेसिडेंट है और एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर 2 इदारे हैं, सेनेट, नेशनल असेंबली। तीसरा इदारा एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान के महकमों को। पाकिस्तान जस्ट लाइक एक कंपनी चलता है, और जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स बने हुए होते हैं, इसी तरह से गवर्नमेंट की भी डिवीजन्स बनी होती हैं। जी फाइनेंस डिवीज़न है, ये हेल्थ डिवीज़न है, ये एजुकेशन की डिवीज़न है, ये उस तरह की डिवीज़न है, ये उस तरह की डिवीज़न है, ये प्लानिंग की डिवीज़न है। हर डिवीज़न का अपना एक निज़ाम होता है, हर डिवीज़न को एक मिनिस्ट्री बना दिया जाता है, और उस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ महकमे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिवीज़न के अंदर आईकैप भी आता है। आईकैप एक इदारा है, अथॉरिटी है, और जो हमारी डिवीज़न है वो कौन सी है, फाइनेंस डिवीज़न। फाइनेंस डिवीज़न में एक मिनिस्टर होगा और नीचे एक पूरा सेटअप होगा, सेक्रेटरी होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे जो उसके नीचे काम कर रहे होंगे। उस डिवीज़न में नीचे कुछ लोग होंगे जो ऑफिसर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। तो होता ये है कि जो हर इदारा है, फॉर एग्जांपल हेल्थ है, एजुकेशन है, इनमें से कोई भी जो भी डिवीज़न है, सबसे ऊपर तो एक मिनिस्टर बैठा होगा जो कि सियासी साइड से आया होगा, उसके नीचे सेक्रेटरी, और उसके नीचे जो ऊपर की टॉप लेयर होगी, ये वो लोग होंगे जो CSS मुकाबले के इम्तिहान से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके ऊपर आए होंगे। फिर उसकी जो नीचे वाली लेयर है वो गवर्नमेंट की दूसरे जो NTS और इस तरह के एंट्री टेस्ट के थ्रू भर्ती हैं, और जो वो गवर्नमेंट में असामियाँ खाली होती हैं और फिर लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं, उनमें से सिलेक्ट होते हैं। तो वो वाला जहाँ सिफारिशें भी चलती हैं। ये जो CSS वाला रूट है, यहाँ सिफारिश नहीं चलती, यहाँ मेरिट चलता है। जो अच्छे नंबर लेके आता है, जो प्रॉपर तरीके से आता है, वो आगे जाता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है तो उसकी ग्रोथ होती है, वरना नहीं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म निज़ाम है वो ये है जो CSS से आके जो ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे जाके बैठ जाते हैं।
इन लोगों को बहुत अच्छा मुल्क चलाना आता है, बस प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर जो मिनिस्टर्स हैं उनके सियासी इन्फ्लुएंस की वजह से ये अपना काम सही से नहीं कर पाते। जब मार्शल लॉ आता है तो यही लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अच्छा काम करने की सलाहियत रखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि सियासी असर और रसूख की वजह से, सर पे बैठे मिनिस्टर की वजह से अपना काम सही से नहीं कर पाते। तो हर वक्त ये झगड़ा चलता रहता है। एस्टेब्लिशमेंट को उनसे खतरा रहता है, उनको इनसे खतरा रहता है। अब एस्टेब्लिशमेंट का मतलब पाकिस्तान के इदारे। कानून बनाना है प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ज़िम्मे, कानून इम्प्लीमेंट करवाना है इदारों के ज़िम्मे। सफाई का कानून वो बना देंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे ये वाले इदारे। वो कानून बना देंगे कि जी बुरे को जेल में डाल दो, पुलिस उठा के जेल में डाल देगी। पुलिस इदारा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, एग्जेक्टिव्स के अंदर। तो ये इदारों ने कानून इम्प्लीमेंट करना है। रेंजर्स, पुलिस, फौज, आपका ICAP, HEC, SCCP, ये सारे अलग अलग तरह के इदारे हैं जो अपने अपने रेलेवेंट महकमे के अंदर अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। और इसमें बड़े टैलेंटेड अच्छे लोग मौजूद हैं ऊपर की लेयर में, और नीचे की लेयर में सिफारिश और इस तरह का कल्चर भी है जो गवर्नमेंट का एक कल्चर है। तो इन्होंने काम करना है, उन्होंने कानून बनाना है, इन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करना है। फिर एक चौथा पिलर जुडिशरी, जो सजाएं देगा अगर एस्टेब्लिशमेंट सही काम नहीं कर रही, अगर ये प्रेसिडेंट सही काम नहीं कर रहा, अगर ये प्राइम मिनिस्टर ने काम सही नहीं किया, तो आपको पता है कि जज जो है वो प्राइम मिनिस्टर को भी चलता कर देते हैं। जज जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी कुछ ना कुछ बात कर देते हैं कि जी इस तरह से हुआ है, उस तरह से हुआ है। किसी भी कानून को अप्रूव होने से रोक भी सकते हैं। तो ये 4 पिलर्स हैं। अंग्रेज़ हमें ऐसा निज़ाम बना के देके गए हैं कि ये चारों पिलर्स एक दूसरे पे हावी हैं। जजों से एस्टेब्लिशमेंट डरती है, एस्टेब्लिशमेंट से जज डरते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से डरता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से डरता है, ये दोनों मिलके एस्टेब्लिशमेंट से डरते हैं, एस्टेब्लिशमेंट दोनों से डरती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एस्टेब्लिशमेंट में भी अगर किसी को एक्सटेंशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए या ऊपर आना है, तो वो किसका पाबंद है? इन लोगों का। उनमें से किसी ने ऊपर आना है, वो इनका पाबंद है। तो निज़ाम इस तरह का बना दिया कि सबको सबके ऊपर ओवरराइडिंग पावर दे दी। एक और ओवरराइडिंग पावर थी मिस्टर प्रेसिडेंट के पास कि अगर मुल्क सही नहीं चल रहा, वो अचानक से एक दस्तखत करता था और सारी असेंबलियाँ तहलील हो जाती थी। तो जरदारी जब सदर रहा तो जब जाने लगा तो उसने ये पावर सदर के पास से छीन ली। 58(2)B एक अमेंडमेंट आई थी, जो आर्टिकल 58(2)B में वो यही था कि जो सदर के पास पावर थी वो उससे छीन ली गई थी। तो कुछ समझ आया कि क्या है, किस तरह से। अब जल्दी से हम देखते हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो क्या है, किस तरह से उसको देखने की कोशिश करते हैं। 3 हमने बंद किया हुआ है, ठीक है, देखते हैं। मेरे ख्याल में 1 भी बंद कर रहे जी। डेमोक्रेसी, जमहूरियत। जमहूरियत कहते हैं जहाँ जमहूर की हुक्मरानी हो, जमहूर कहते हैं आवाम को। तो डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल। किलिंग द पीपल, हिटिंग द पीपल, डिस्ट्रॉइंग द पीपल, ये बात वाली बातें मजाक में हैं, लेकिन लोगों में से लोगों के लिए हुकूमत को जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत जमहूर से निकला है और जमहूर आम जनता को कहते हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली जमहूरियत होती है। तो ये जो हमारे ऊपर हुकूमत है इसको कहा जाता है कि ये डेमोक्रेसी है। लेजिस्लेशन, एक ख़ास लेवल से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो हम तौहीन के मुर्तकिब हो सकते हैं, ठीक है। और अब तो ज़ाहिर है हर ऑनलाइन चीज़, हर चीज़ जो है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी रिकॉर्डिंग का निज़ाम है। तो ऐसा ना हो कि उसके बाद अगला लेक्चर जेल से नशर हो रहा हो। मैं भी इमरान खान की तरह वीडियोस रिलीज़ कर रहा हूँ, तो मतलब जो है ना थोड़ा सा देर मुझे रहने दें। इससे आगे के सवाल आप पूछेंगे तो मामला ज़रा नज़ाकत में दाखिल होता चला जाएगा। लेजिस्लेशन, ये लॉ है क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज़ जिनको ये पावर दे दी गई है। पाकिस्तान का फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो रियासत का हेड होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो गवर्नमेंट का हेड होता है। रियासत और गवर्नमेंट में फ़र्क है। गवर्नमेंट है वो जो निज़ाम चलाने के लिए लोग आए हुए हैं, उनका हेड है प्राइम मिनिस्टर, और जो पाकिस्तान है उसका हेड है प्रेसिडेंट। तो एक है रियासत, मुल्क। तो कहते हैं ना सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो होता क्या है, ये जितने भी पार्लियामेंट वाले लोग होते हैं ये अपनी सियासत या अपनी हुकूमत बचाते हैं, पाकिस्तान को नहीं बचा रहे होते। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक बंदे को नज़र आ रहा है कि मैं फारिग होने वाला हूँ, फ़ौरन से जनाब IMF का एग्रीमेंट तोड़ता है, फलाना करता है, टीवी पे आके सारे ओवरराइडिंग अनाउंसमेंट करता है और भाग जाता है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बाद वाले लोग जो है उसके ज़ख्म ही भरते रह जाते हैं कि जी हमने अचानक से एग्रीमेंट तोड़ दिया तो हमें ये सज़ा हो गई, वो सज़ा हो गई। तो प्रॉब्लम ये है कि सब के सब अनफॉर्चुनेटली बाशमूल हमारे पसंदीदा लीडर्स के अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को रगड़ देते हैं। तो मुल्क का जो केयर टेकर है वो प्रेसिडेंट होता है।
प्रेसिडेंट को सोचें और सोचें पूरा मुल्क उसने निगहबानी करनी है, और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल लेजिस्लेचर में मजलिस शूरा होती है, ये बाइकैमरल होती है जिसमें 2 बॉडीज होती हैं। अगर हम प्रेसिडेंट के अलावा देखें तो एक प्रेसिडेंट है और दूसरा पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर अगर हम देखें तो 2 तरह के इदारे हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। तो हम इन तीनों को मिला के कह सकते हैं मजलिस शूरा। वैसे जब ये लोग पार्लियामेंट वाले आपस में बैठते हैं तो ये इन 2 हाउसेस को मजलिस शूरा कहते हैं। लेकिन जब मैं ओवरऑल कानून साजी की बात करूंगा तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ये क्या कहलाएगी, ये मजलिस शूरा कहलाएगी। प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया, ठीक है, हाँ तस्वीर चेंज होनी चाहिए। ये तो अभी इस वक्त कौन है प्रेसिडेंट, वो होनी चाहिए। अच्छा टाइम होगा तो अब जो है ना वो फिर मतलब हिम्मत हो नहीं रही थी कि मैं यहाँ तस्वीर जो है ना बदलता, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपको ज़रा आपको अपने पुराने लीडर्स याद आ जाएंगे। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है और सिंबल ऑफ यूनिटी है, अखुवत अगानगत यगानगत का महवर और मरकज़ है, ठीक है। आइन है ना, आइन में ऐसी बातें मिलेंगी, मुस्लिम होना चाहिए। 5 साल के लिए सेनेट, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स मिल के इसका इलेक्शन करते हैं। बड़ा मज़ेदार सा इसकी वोटिंग होती है। कभी मौका मिले तो गूगल चैट जीपीटी से पूछिएगा, इस वक्त हमारे पास उतना वक्त नहीं है, ना हमारे सिलेबस में है। प्रेसिडेंट एलिजिबल होता है री इलेक्शन के लिए, लेकिन लगातार 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। जो नेशनल असेंबली मेजॉरिटी में होती है नॉर्मली उन्हीं की तरफ से आता है प्रेसिडेंट सारे कवानीन को जो नेशनल असेंबली और सेनेट से आए होते हैं उनको अप्रूव करता है, और वो प्राइम मिनिस्टर को गाइड करता है मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, ठीक है। तो मुस्कुराना नहीं है, कानून में ऐसा लिखा है कि वो मशवरा देता है, वो गाइड करता है कि आपने मुल्क कैसा चलाना है। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी। ये तस्वीर मैंने उस वक्त बनाई थी जब इलेक्शन होने वाले थे, तो मैंने अपनी तरफ से जो है ना जितने भी प्रपोज कैंडिडेट्स थे उन सबको जो है ना वो उस वक्त ये साहब चल रहे थे, और जो है इन तीनों में से किसी एक का था, वो ये भी बैठे हुए हैं, अच्छा, इन चारों में से किसी एक पे खदशा था कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो जब ये तस्वीर आई ना तो 1-2 बंदों ने तड़प के कहा सर आपने इसमें बिलावल भी दिखाया है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर एक ऐसा टाइम आया कि लग रहा था कि ये भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो बहरहाल इग्नोर करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर को मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में इलेक्ट करती है, और देन उस इंडिविजुअल को मिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं, यानी वो हल्फ वाली तकरीब और उसके बाद वो उसको अपॉइंट कर देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर के अंडर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक फेडरल कैबिनेट होती है। ये देखें हमारे कप्तान की छोटी सी काबीना, ठीक है, काफ़ी मुख्तसर सी काबीना। तो प्राइम मिनिस्टर को फेडरल कैबिनेट असिस्ट करती है। इसमें क्या होते हैं, वो मिनिस्टर, याद है वो एस्टेब्लिशमेंट के तमाम महकमों के ऊपर जो एक मिनिस्टर बैठा हुआ था, वो प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल टीम होती है। बहुत तकलीफदेह कानून ये है कि पाकिस्तान में तमाम जितने महकमे जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है, उनके टॉप पे जो बंदा है वो इलेक्शन से नहीं आएगा, वो मेरिट से नहीं आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर की दोस्ती की बेस पे आएगा, वो अपने यारों दोस्तों को वहाँ पे नवाज देगा। तो कितना बड़ा जुल्म है कि इतनी सबसे सीनियर पोजीशन और ऐसी जगह जो जिसने चलाना है पूरे उस सेटअप को, वो बंदा सिफारिश पे आ रहा है। मतलब ये सिफारिश आम आदमी की सिफारिश नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की अपनी टीम होती है, प्राइम मिनिस्टर जिसको इख्तियार दे दे वो इसमें आ जाता है। अगर वो असेंबली का मेंबर है तो वजीर कहलाता है, और अगर असेंबली से बाहर से भी लेके आना चाहे तो ला सकता है, वो फिर उसे मुशीर कहना शुरू कर देते हैं। तो वजीर की अपनी एक काउंसिल होती है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, और फेडरल मिनिस्टर्स जो है उनके साथ सेक्रेटरीज और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर एक नेशनल असेंबली होती है। नेशनल असेंबली की सीट जो है पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। हर सूबे में जितनी सीटें होती हैं, हर सूबे में जितनी पॉपुलेशन होती है उतनी सीटें होती हैं। मेंबर्स 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, रजिस्टर्ड वोटर इन्हें चूज़ करते हैं। हम आम जनता अपने अपने इलाकों में जो अपने इलाके का बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको वोट देते हैं। सिस्टम बहुत मज़ेदार है अगर गौर से देखें। सारे पाकिस्तान के हम अवाम जो हर वक्त गालियाँ देते रहते हैं हुकूमत को, हम लोगों को ये इख्तियार है कि हम अपने इलाके में से दी बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करें, उसको वोट डालें और वो वहाँ पे सिलेक्ट होके जाए। फिर वो सारे जो बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए वो आपस में से सबसे बेस्ट को वज़ीर आज़म बना दें। जी, रात को जीतते हैं सुबह हारते हैं, ऐसा कब होता है? असल में पता है क्या, हम एक्सपेक्टेशन गलत डेवलप कर लेते हैं। मीडिया वो जो चौथा पिलर है जिसको धक्के से बाहर फेंक दिया, वो बोंगियां मार रहा है। 1% पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आए होते हैं और वो टीवी पे दिखा देते हैं फलाना आगे और दूसरा पीछे। हम बड़े एक्साइटेड होकर टीवी बंद करके सोते हैं अभी मेरा लीडर जीत रहा है, और ठीक है वो अभी कितने रिजल्ट आए होते हैं?
1%। अब तो शुगर लिखना शुरू कर दिया, पहले लिखते भी नहीं थे, खुद ही से तय कर देते थे कि कौन जीता। अब जब बाकी सारी काउंटिंग आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आना शुरू होती है तो फिर स्टैट्स बदलना शुरू हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, सबको होता है अच्छा हाँ वो जीत रहा था, अब उसको हराने की कोशिश हो रही है, वो हार रहा था उसको जिताने की कोशिश हो रही है। तो इसमें मीडिया का बड़ा गंदा रोल है। असूलन पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इकट्ठे जो रिजल्ट आए वो सबके साथ शेयर होने चाहिए। ये पहले से ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन डेवलप कर देते हैं हर तरह की पार्टी को, और हर पार्टी को लगता है कि हमारा बंदा जीत रहा था, और हर पार्टी को लगता है कि इलेक्शन के अंदर रेगिंग हुई है, गड़बड़ हुई है और इस तरह के मसलों मसाइल। लेकिन वक्त कम है, वही बात है कि इससे आगे की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर उसमें खदशा है। मेंबर्स अपने में से इलेक्ट करते हैं स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लॉ मेकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज लॉ मेकिंग। द ओनली थिंग जो ये नहीं करते इज लॉ मेकिंग। मैं आज आपको 152 साल पुराना कानून इसी वजह से पढ़ा रहा हूं कि ये लोग कानून नहीं बनाते। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो सबसे अच्छा लॉ माना जाता है 152 साल पुराना कानून है, और हमारे इन कानून साजी करने वालों को इतनी तौफीक नहीं हो रही कि वो उसको थोड़ा सा अपडेट कर सकें। खैर हम क्यों दुखी हों, टाइम कम है। सेनेट एक परमानेंट बॉडी होती है, हर वक्त मुल्क में मौजूद रहती है। जो नेशनल असेंबली है ना वो तो डूब जाती है, गिरा दी जाती है, गायब हो जाती है, केयर टेकर आ जाते हैं, लेकिन सेनेट हर वक्त जिंदा रहती है। सेनेट को जिंदा रखने का बड़ा मज़ेदार सा तरीका इन्होंने बनाया। सेनेट जिस वक्त बनी, फर्ज करें उस वक्त आधे लोग सेनेट के अपॉइंट हुए, फिर 3 साल बाद आधी सीटों पे फिर से इलेक्शन करा दिया, और जो शुरू में आए थे आधे लोग उनसे कहा तुम्हारी 6 साल की मुद्दत है, और जो 3 साल के बाद आए उनको भी कहा तुम्हारी 6 साल की मुद्दत है। अब जब 6 साल पूरे हुए तो वो लोग जो 3 साल पहले आए थे उनके रहते हैं टाइम, और जो 6 साल पहले आए थे उनका टाइम पूरा हो गया, फिर आधी सीटों पे फिर से इलेक्शन हो गया और अगले 6 साल के लिए आ गए। जब 3 साल आगे गए तो वो जो 3 साल पीछे आए थे, तो एट एनी गिवन टाइम हाफ सेनेट मौजूद रहती है और हाफ सेनेट की री इलेक्शन हो रहा होता है। तो इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं, लेकिन सीट 6 साल के लिए आती है। अच्छा, सिलेक्ट कौन करते हैं इसको? नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज, ये लोग मिलकर सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मज़ेदारी की बात है कि किसी भी एक टाइम पे सेनेट में आधे लोग कुछ और होंगे, आधे कुछ और होंगे, और वो आधे किसी सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होंगे और आधे किसी और सूबाई। तो सेनेट में हर वक्त आपको हर तरह का मिक्सचर मिलेगा। इसमें मौजूदा, पिछली, वफाकी और सूबाई गवर्नमेंट के मिक्सचर नज़र आ रहे होंगे। फिर सेनेट में एक और काम होता है, सेनेट में तमाम सूबों को बराबर सीटें दे दी जाती हैं। यानी नेशनल असेंबली में क्या था, जिसके पास आबादी ज़्यादा, तो पंजाब, तख्ते पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो पंजाब में है, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में भी वही है, क्योंकि आधी सीटें पंजाब के पास मिल जाती हैं, क्योंकि आधी आबादी पंजाब के पास होती है। तो सेनेट में ऐसा नहीं होता, सेनेट में सूबों को बराबर अक्सरियत मिलती है, बराबर नुमाइंदगी मिलती है। तो अगर फ़र्ज़ करें 10-10 सीटें मिलनी है सारे सूबों को, और पंजाब में 100 सीटें हैं, तो हर 10 बंदे मिलके एक सेनेटर को अपॉइंट करेंगे। और अगर बलूचिस्तान में 20 सीटें थीं और सेनेट में नुमाइंदगी 10 की है, तो 2 बंदे मिलके एक को चूज़ करेंगे। तो सेनेट परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है, और इसमें 6 साल बाद लोग आते हैं, 6 साल के लिए लोग आते हैं, और 3-3 साल बाद इलेक्शन होता है। मेंबर्स अपने लिए चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं। सेनेट का रोल ये है कि नेशनल कोहेजन, मुल्की हमआंगी और हारमोनी को वो करता है, और एलिवेट करता है स्मॉलर प्रोविंसेस के फियर के, जिसमें जो बिगर जो प्रोविंसेस हैं वो उस प्रोसेस में डोमिनेट कर रहे होते हैं, इस फियर को ख़त्म करता है सेनेट, और उसमें सूबों को भी नुमाइंदगी मिलती है। चेयरमैन इन नेक्स्ट लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से अचानक से चला जाए तो चेयरमैन सेनेट मुल्क का कायम मकाम प्रेसिडेंट बन सकता है, ये उसके पास पावर है। जितने भी कवानीन है सिवाय मनी बिल के, वो सेनेट के पास आने लाजमी है। मनी बिल होते हैं वो जो रुपए पैसे के कानून हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट होता है जो मुल्क में पैसों की जो तकसीम का कानून है, उसके लिए नेशनल असेंबली चाहे तो सेनेट को पूछे, चाहे तो ना पूछे, लेकिन बाकी तमाम कवानीन में वाजिब है कि नेशनल असेंबली भी अप्रूव करेगी, सेनेट भी अप्रूव करेगी, तो बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? लेजिस्लेशन का क्या प्रोसेस है? मनी बिल ओरिजिनेट नेशनल असेंबली में होगा, और जब वो पास हो जाए तो आप सेनेट को बगैर भेजे उसको प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ये चॉइस है, आप चाहें तो उनको भेज भी सकते हैं, लेकिन आप डिस्कशन करेंगे, फाइनल अथॉरिटी नेशनल असेंबली के पास है, सेनेट के पास नहीं है। ऑर्डिनेंस एक और तरह का कानून है, ये सदर पास करता है। सदर डायरेक्टली अगर मुल्क में कोई लॉ लाना चाहे तो वो ऑर्डिनेंस है, लेकिन ऑर्डिनेंस आने के 120 दिन में उसको आपने अप्रूव करवाना होता है पार्लियामेंट से। समटाइम मुल्क में पार्लियामेंट नहीं होती है, यूँ समझे नेशनल असेंबली नहीं होती, और कानून लाना ज़रूरी होता है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट आके ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं, और 120 दिनों के अंदर अंदर जब पार्लियामेंट आ जाती है तो उससे उसकी अप्रूवल ले लेते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस आते हैं जिसकी 120 दिन तक भी पार्लियामेंट मौजूद नहीं होती। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका मुशर्रफ के ज़माने का 2001,
तो उस वक्त पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी, तो वो आज भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के नाम से ही आ रहा है, वरना ये जो पार्लियामेंट की तरफ से आते हैं ये एक्ट कहलाते हैं, और जो सदर की तरफ से आता है वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। फिर है कानून साजी का एक अमल, एक डायग्राम सी है और कुछ इंग्लिश सी है। एक टू भी ऑफ कर दें, जल्दी से देखते हैं, वक्त का मैं मुकाबला सकता है। लेजिस्लेशन का प्रोसेस, लेजिस्लेशन कैसे होती है? कहानी शुरू होती है एक बिल से। बिल कहते हैं एक प्रपोज लॉ को, अगर नेशनल असेंबली या सेनेट में से किसी का दिल करता है कि फलाना चीज़ पे कानून साजी होनी चाहिए, वो एक बिल पेश करते हैं। बिल होता है ड्राफ्ट लॉ, कि हाँ हमारा दिल है कि ये इस तरह से वो हो। जैसे हम लोगों ने एक कानून पढ़ा था तो वो बिल था, तो भी फाइनल नहीं हुआ था। एक बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, और जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ, हाउस दो हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। सेनेट अपर हाउस कहलाता है, नेशनल असेंबली लोअर हाउस कहलाता है। अजीब सी बात है लेकिन है, क्योंकि वो जिंदा रहता है और ये बेचारा कमज़ोर सा हाउस है। तो एक हाउस में जहां ओरिजिनेट होता है वहां पास होता है, तो फिर उसके बाद दे दिया जाता है दूसरे हाउस को। अगर दूसरा हाउस भी उसको बगैर किसी अमेंडमेंट के ओके कर दे तो वो मिस्टर प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है। और अगर बिल विद अमेंडमेंट हो, यानी विदाउट अमेंडमेंट है, तो प्रेसिडेंट से कहेंगे हम दोनों ने ओके कर दिया, आप भी ओके कर दो। और अगर अमेंडमेंट्स कर दी तो वापस उस हाउस को भेज देंगे जहां ओरिजिनेट हुआ है, और जब वो भी उस अमेंडमेंट को ओके कर देंगे तो मिस्टर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। फॉलोइंग केसेस में आपको जॉइंट सिटिंग करनी पड़ेगी दोनों हाउसेस की इकट्ठे। वो कब होगा? अगर एक बिल रिजेक्ट हो जाता है अदर हाउस से या पास नहीं करते। एक हाउस ने बिल बनाया, दूसरे को भेजा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब कंबाइंड सिटिंग होगी और उसमें कंबाइंड वोटिंग होगी उस बिल के ऊपर। या आपने उन्हें भेजा, उन्होंने 90 दिन तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक हाउस ने ओके किया, दूसरे को भेजा, दूसरे ने अमेंडमेंट पहले वाले को भेजी और पहले ने उस अमेंडमेंट को नहीं माना, अगर बिल सेंट टू हाउस विद अमेंडमेंट इज नॉट पास बाय द हाउस विद सच अमेंडमेंट, तो ये भी जॉइंट सिटिंग में चला जाएगा। अब अगर उसके बाद मेजॉरिटी वोटर्स जो वहां पे मौजूद हैं वो जब उसको करेंगे तो फिर मिस्टर प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। तो फिर सेनेट और नेशनल असेंबली वाले इकट्ठे बैठेंगे और अब टोटल तादाद में मेजॉरिटी अक्सरियत अगर फैसला कर देगी तो वो बिल पास हो जाएगा या वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पास हो गया तो किसको भेज देंगे? प्रेसिडेंट। अच्छा, जब प्रेसिडेंट के पास बिल आता है तो वो क्या करता है? 10 दिनों के अंदर अंदर या तो अप्रूव करता है या रिटर्न कर देता है कि भाई इसमें कुछ गलतियां हैं। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न कर दे तो फिर जॉइंट सिटिंग होगी उनकी और वो उसके ऊपर अमेंडमेंट करेंगे। और अगर ये दोबारा पास हो जाता है विद या विदाउट अमेंडमेंट तो फिर ये दोबारा से मिस्टर प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा कि हाँ भाई इसको देख लें। फिर फाइनली अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई हो और बिल अभी रास्ते में हो तो क्या होगा? अगर नेशनल असेंबली ने एक बिल को देखना शुरू किया और वो डिसॉल्व हो गई तो बिल भी डिसॉल्व हो गया। नेशनल असेंबली ने एक बिल देख लिया, ओके कर दिया, सेनेट के पास गया, अभी उन्होंने ओके नहीं किया, ये डूब गए, बिल भी डूब जाएगा। लेकिन सेनेट के पास एक बिल है, उन्होंने ओरिजिनेट किया और ये डूब गए तो बिल नहीं डूबेगा। उन्होंने ओके करके इन्हें भेजा था, ये डूब गए, नए आएंगे उस बिल को देखेंगे, बिल नहीं डूबेगा। तो नेशनल असेंबली का ओरिजिनेट किया हुआ बिल नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने से डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन सेनेट का ओरिजिनेट किया हुआ बिल डिसॉल्व नहीं होता। याद रहेगा। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेट का मतलब है किसी को फॉरवर्ड कर, मतलब है कानून। ये जो कानून साजी के दो इदारे हैं, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये चाहें तो किसी इदारे, किसी अथॉरिटी, किसी एजेंसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि आपने कानून बना के देना है। मैं एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एफबीआर को कह दें गवर्नमेंट कि एफबीआर वालों तुम लोग टैक्स का कानून बनाओ। अब एफबीआर हर वक्त टैक्स पेयर से डील कर रहे हैं, मसाइल है। एफबीआर कानून साज इदारा नहीं है, एफबीआर तो अथॉरिटी है, एक एस्टेब्लिशमेंट के महकमे के अंदर आती है। अगर उसे कह देंगे तुम कानून बनाओ तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। जैसे आप जब कैफ 7 में कमती लॉ पढ़ेंगे तो वो एससीसीपी को कह दिया था गवर्नमेंट ने कि तुमने बनाना है, ऐसी चीज को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है? डेलीगेटिंग द पावर टू मेक लेजिस्लेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस टू एन एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव याद है? अगर एस्टेब्लिशमेंट के किसी इदारे को कानून बनाने का कहते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उन्हें बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं आपने इतना करना है, इतना करना है। और अदालत में इस तरह के रूल्स अगर लिमिट्स वगैरह ऊपर नीचे हो तो चैलेंज भी हो सकता है। फायदा क्या है इस चीज का? ये कि टाइम बच गया, पार्लियामेंट का टाइम बच गया और उन्होंने किसी और को फॉरवर्ड कर दिया। फायदा ये है कि उनको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल गया, आपने उनसे कानून बनवाया जो स्पेशलिस्ट थे, पार्लियामेंट वाले उतने स्पेशलिस्ट नहीं थे। फ्लेक्सिबल होगा, उसके अंदर चेंज करना, अमेंडमेंट करना इजी होगा, उन्हें पता होगा जो एग्जेक्टिव ने उन्हें बनाया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या रूल डाला है। डिसएडवांटेज क्या है? लॉ मेकिंग आपने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नुमाइंदों से ले ली और उठा के दे दी फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास।
तो फिर ये क्या कर रहे हैं, ये किस लिए आए हुए हैं? अगर इनका वाहिद काम कानून बनाना है और वो काम भी सही से नहीं कर रहे और वो भी डेलीगेट कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सच लॉ मेकिंग समटाइम अनमैनेजेबल हो जाती है, क्योंकि ये इतना बड़ा लॉ बन जाता है। जब एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं तो वो तो एक एक बारीक से बारीक बात लिख देती है उसमें, फिर ऐसे लॉ को बाद में संभालना आसान नहीं रहता। क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन समझ आया जी? 1 2 3 अगर एक दफ़ा दबा दें। अब किताब दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। एक पोर्शन हमें समझ आ गया कानून साजी का, ये टेक्निकल था, यहाँ से आपको चीज़ों की समझ आनी चाहिए। दूसरे में किताब बताती है लॉ कैसे कहते हैं। लॉ जाहिर है इस चीज़ को कहते हैं जिससे लोगों को रेगुलेट किया जाए, वो रूल्स, वो सिस्टम, वो निज़ाम जिससे हम लोगों को चलाना चाहते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे लॉ कहेंगे। लॉ के सोर्सेस क्या हैं? लॉ पार्लियामेंट से भी आ सकता है, प्रेसिडेंट की तरफ से, यानी प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इन लोगों की तरफ से भी आ सकता है, इसको लेजिस्लेशन कहते हैं। लॉ लोगों का आपस में भी हो सकता है। याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए और बी ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लिया था, ये भी लॉ है। लॉ प्रेसिडेंट भी हो सकता है। प्रेसिडेंट ये जो अदालतों में चलता है, एक बड़ी अदालत का अगर पुराना फैसला है तो वो उसको लॉ का हैसियत देते हैं और नए केसेस को उस पुराने के मुताबिक कर लेते हैं। फिर समटाइम कुछ सोसाइटी में भी कस्टम्स बने हुए होते हैं, कुछ रिवायतें ऐसी बनी होती हैं जो लॉ जितनी मुकद्दम हो जाती हैं, मजहबी कुछ मामलात, कुछ इस तरह की चीज़ें। फॉर एग्जांपल रमज़ान में लोगों के सामने सरेआम खाना अगर एक बंदा खा रहा हो और कानून ना भी बना हुआ हो तो लोगों ने छोड़ना थोड़ी हो उसे, तो वो तकरीबन समटाइम कुछ ऐसी रिवायात, ख़ासतौर पे रिलीजियस रिवायात भी मज़हब के बराबर का दर्जा रख रही होती हैं। देन कानून दो तरह का होता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। लोगों का जो लोगों से मामला होता है वो सिविल लॉ में आता है, और लोगों का जो गवर्नमेंट से मामला होता है, रियासत आपके अगेंस्ट आ जाती है क्रिमिनल लॉ में और इंसान आपके अगेंस्ट आ जाता है सिविल लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक बंदे ने दूसरे के साथ जुल्म किया, उसने उससे कहा मुझे डैमेजेस दो, ये सिविल लॉ है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर फ्रॉड करके भाग गया, आपने उसको पकड़ के हजारना वसूल कर लिया, सिविल लॉ है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक बंदे ने किया और गवर्नमेंट ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, क्रिमिनल लॉ है। किसी ने कत्ल कर दिया, क्रिमिनल लॉ है। कत्ल कर दिया तो हो सकता है कि घर वाले भी कंपनसेशन मांगे और गवर्नमेंट भी सजा दे। ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह क्रिमिनल और सिविल दोनों ऑफेंस हो रहे हो। सिविल लॉ का मकसद है मजलूम की हिमायत, याद है? क्रिमिनल लॉ का मतलब है जालिम को सजा। सिविल लॉ में हम डैमेजेस इसलिए नहीं चार्ज करते कि हम उस बंदे को सबक सिखाना चाहते हैं, हम इसलिए चार्ज करते हैं कि जो दूसरा बंदा है बेचारा, उसकी हिमायत हो जाए, उसको चीज़ मिल जाए। क्या सिविल क्रिमिनल लॉ का फ़र्क समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी से इंग्लिश पढ़ते हैं, 1 3 अगर ऑफ कर दें, जज़ाकल्लाह। लीगल सिस्टम इंग्लिश कॉमन लॉ से ड्राइव हुआ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे बेस कर रहा है। पाकिस्तान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का और इस्लामिक लॉ को हम फॉलो करते हैं। हम पाकिस्तान में शरिया को फॉलो करते हैं, ये कह के मुस्कुरा देना है, और हम 1973 के आइन को भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में मेन सोर्सेज क्या? लेजिस्लेशन, वो जो पार्लियामेंट या ऑर्डिनेंस वगैरह जो आता है, प्रेसिडेंट वो जो जजेस वाला सिस्टम होता है, कस्टम जो रिवायात बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और एग्रीमेंट जो लोग आपस में मिलके तय कर लेते हैं। वक्त का मैं मुकाबला सकता और फिर इसकी इंपॉर्टेंस भी रिलेटिवली। सिविल और क्रिमिनल लॉ डिस्क्रिप्शन, ये राइट्स एंड ड्यूटीज पर्सन आपस में तय करता है। जिनके राइट्स अफेक्ट होते हैं वो रॉन्ग डूअर से पेनल्टी ले सकते हैं। यहाँ जो बुरा करेगा उसे टॉर्ट कहेंगे, रॉन्ग डूइंग कहेंगे, लेकिन ये जुर्म नहीं कहलाएगा। और ये वो हैं वो कंडक्ट जो कि स्टेट चाहती है कि लोग करें, और अगर अनडिजायरेबल हो तो स्टेट सजा देती है। लीगल एक्शन स्टेट की तरफ से आते हैं, यानी क्रिमिनल लॉ में जब मुकदमा चलता है तो एक तरफ पाकिस्तान होता है और एक तरफ वो इंसान होता है, तो हम कहते हैं रियासत पाकिस्तान वर्सेस फलाना शख्स। पर्पस, इसका मकसद है कि इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन मिले, और इसका मकसद है सजाएं देके सोसाइटी को हम वो करें, बेहतर करें। यहाँ अगर नुकसान हुआ है तो सज़ा होगी, या नुकसान नहीं भी हुआ तो भी सज़ा होगी। सिग्नल तोड़ा, किसी की गाड़ी में नहीं भी टकराए तो भी चालान होगा, लेकिन गाड़ी में टकरा गए तो गाड़ी वाला भी सिविल डैमेज लेगा और गवर्नमेंट क्रिमिनल। बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे हमने देखना होगा कि अगर ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि एक बंदा गलत है और दूसरा सही है तो हम सज़ा दे देंगे, लेकिन यहाँ 100% जब तक कंफर्म नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ तो सज़ाएं मौत तक भी होती है, तो इधर बहुत अच्छी तरह से कंफर्म करना होता है। वहाँ रेमेडी ये है कि रुपए पैसे और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाती है। यहाँ रेमेडी नॉर्मली क्या है, फाइन होते हैं और सज़ाएं, और इवन सज़ाएं मौत तक भी होता है। उसकी कुछ एग्जांपल, कॉपीराइट्स वगैरह, एक बंदे ने दूसरे की चीज़ चोरी कर ली, किताब चोरी कर ली, हद तक की इज्जत का मामला, या इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, इसकी एग्जांपल्स यहाँ हैं। क्रिमिनल की वो एग्जांपल्स हैं पेनल कोड, वो जो दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान, वो सेक्शन 420 के तहत जुर्म है, 302 के तहत वो सारे हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वाला लॉ, ये चंद एग्जांपल्स हैं क्रिमिनल लॉ की।
आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रैल 10 को बना, लेकिन उन्होंने सोचा ये अच्छी तारीख नहीं है, तो अगस्त 14 1973 को उसको रेटिफाई कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा हावी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के 3 हिस्से हैं, प्रीएम्बल यानी दिबाचा, स्टार्ट, प्रीफेस, 12 इसके अंदर पार्ट्स हैं और 5 इसमें स्केजुअल्स हैं। आईकेएप एक्सपेक्ट करता है कि हमें ये पार्ट्स और पार्ट्स में लिखी हुई बातों का पता होना चाहिए। तो उन्होंने कुछ इस तरह से करके बताया कि ये प्रीएम्बल में ये बातें लिखी होती हैं, इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसके अंदर आर्टिकल 1 से 6 तक ये बातें लिखी होती हैं, इस पार्ट ये वाले आर्टिकल्स में ये लिखा होता है, तो ये एक सफ़ा, फिर से सफ़ा, फिर से सफ़ा, और एंड पे वो बताते हैं कि फर्स्ट का ये नाम है, सेकंड का ये नाम है, थर्ड का ये नाम है। वी आर एक्सपेक्टेड कि हमें ये सारी याद हो। यानी पेपर में आपको 2 या 3 नंबर का सवाल आ सकता है कि जी ये जो फलाना पार्ट है, इमरजेंसी की प्रोविजन, ज़रा बताएं इसमें मोटी मोटी क्या बातें होती हैं। शायद ये हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आर्टिकल नंबर हमसे पूछें, लेकिन हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें पार्ट का नाम बताएं और हमें पूछें कि इस पार्ट में क्या होता है, और कुछ नहीं तो एमसीक्यू में तो तंग कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू हो, वो कहें ये 4 चीज़ों में से बताओ कौन सा वाला स्केड्यूल का नाम नहीं है, 3 इनमें से नाम हो और चौथा ना हो, तो यहाँ पे एक बड़ा फजूल सा हमें रट्टा लगाना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी सी हेल्प ये की जाती है कि मैंने एक 1 पेजर सा बनाया हुआ है जिसमें हर किसी के अंदर ना टिपिकल जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं वो लिख दिए हैं कि आप फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी में आप याद रखें इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान 4 टेरिटरीज हैं और स्टेट का रिलीजन क्या है। इसी तरह से फेडरेशन में प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी टर्म्स वगैरह क्या है, कंपोजिशन, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है। तो जी अगर ये याद कर लें तो काफ़ी है। ये मैंने रट्टे की सहूलत के लिए 1 पेजर बनाया है, और अब आपके पास किताब मौजूद है तो आप अब किताब से भी देख सकते हैं कि वहाँ पे ये पेज, तो चूँकि इस टॉपिक में एक क्रैमिंग काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ है, तो इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया है कि आप इस तरह देख लें। वक्त थोड़ा ज़्यादा होता तो हम थोड़ा सा एक एक करके इस पर बहस करते हैं, लेकिन पेपर में इसकी डिस्क्रिप्शन या तशरीह नहीं आनी। उन्होंने पूछना है कि भाई इस वाले पार्ट में बताओ मोटी मोटी क्या बातें हैं, तो मैंने क्या किया उसमें से कीवर्ड उठा के यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि पेपर में अगर आपने सिर्फ कीवर्ड याद लिखा हुआ और खुदा ना खास्ता सवाल आ जाए तो आप उसको खुद से लिख सकें। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पेज कहाँ है किताब में? इस चैप्टर के जो यूनिट जब खत्म होता है ना, पहला यूनिट जब खत्म होता है पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 पे किताब में आपको नजर आ जाएगा। सर ये कीवर्ड भी चल जाएंगे? उन्होंने कहा सर क्या ये कीवर्ड्स भी चल जाएंगे अगर इतना लिखें? देखिए ये है तो ईमान का कमज़ोर दर्जा, लेकिन 0 से बेहतर है। अगर कीवर्ड आपने याद किया हुआ और पेपर में सवाल आ जाए तो थोड़ा सा सोच के उसको पूरी लाइन बना दें। एक काम करें ना, पहले आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जब आप कीवर्ड्स पे आएंगे तो अब आपको पता होगा कि कीवर्ड के पीछे बड़ी वाली लाइन क्या है। तो चूंकि यहाँ पे क्रैमिंग है और मैं ये नहीं कह सकता कि चैप्टर गैर ज़रूरी है, पूरी किताब में किसी भी चैप्टर से सवाल आए या ना आए, इस चैप्टर में से आना ही आना है। ये अलग पोर्शन है। औसतन 6 नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है, 1-2 छोटी सी बातें। अच्छा वो बाहर जो लोग हैं उनसे कहते हैं बस 5 मिनट बाद, ताकि जो है ना वो परेशान ना हो ज़्यादा। छोटी सी कुछ बातें, लाइट्स। एक तो ये कि मैंने आपको बताया कि सर उसामा अब आपको बताएंगे कि कौन से सवाल आपको लिख के करने हैं। एक तो अभी आप जब ड्राफ्टिंग के सेशन में जाएंगे तो आपको कुछ प्रैक्टिस से रिलेटेड, लास्ट मंथ से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे। टेस्ट हमारे साथ साथ गूगल ड्राइव पे और उसके सोल्यूशन अपलोड होते गए थे। आप कभी भी प्रैक्टिस करते हुए उन टेस्टों के साथ भी अपने आप को असेस कर सकते हैं, लेकिन शायद उन टेस्टों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 40 सवाल हो जाएंगे जिनसे आप एक चैप्टर करने के बाद उस तरह से कर सकते हैं। तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि अब आपने जब रिवाइज करना है कोई भी चैप्टर तो आप उस वक्त ये वाली वीडियो उठा के तेज़ी से सुन सकते हैं, उसके बाद उस चैप्टर को दोहराएं, फिर पास पेपर्स की तरफ जाके असेस करें कि आपको कितना आ रहा है। सवाल देखें और जवाब सोचें और फिर उसके बाद जवाब देखें। किताब अब आपके पास मौजूद है, आपने उन सवालों पे निशान लगा देने हैं जो सर उसामा ने आपको देने हैं। उन सवालों को आपने पढ़ना नहीं है शुरू में। जब आपकी बेसिक असेसमेंट हो जाए ना, आपने पढ़ा और आपको जवाब आपने देखा, आपको समझ आ गया, डाउट हुआ, नहीं समझ आया, तो सर उसामा की ड्राफ्टिंग वाली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें वो होगा, उसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी। फिर वो वाले सवाल लिख के करने हैं जो सर ने बताए। लिखने से सबसे बेस्ट पता लगेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन ठीक 2 हफ्ते बाद यहाँ पे मॉक्स स्टार्ट हो रहे होंगे। उसमें क्या होगा, आईकेएप में जिस टाइम पे पेपर होता है, यानी कि आईकेएप में ट्यूसडे वाले दिन सुबह 9 बजे पेपर होता है, तो 19 से स्टार्ट होने वाला जो वीक है उसमें ट्यूसडे को मॉक हो रहा होगा। आप आएँ, आप यहाँ पे आके मॉक दें। अगर आप हमारे कॉलेज में नहीं भी रजिस्टर, तो मैंने बताया था कि मॉक हम आपको चेक करके दे रहे होंगे, वो आपको उसी तरह से मिल रहा होगा। प्लस
अभी एक सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है। ये वेव 1 थी जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए थे। अब सेकंड वेव में हमारे पास वसीम अकरम साहब FR1 सुबह 9 से 1 गालबन, फिर CM में उनका वो शायद दोपहर 2 से 6 बजे है। फिर इसी तरह से सर उसामा ने ड्राफ्टिंग आपके तीन पेपर अभी हमने होल्ड करके रखे हैं, अगर आप ड्राफ्टिंग साथ साथ ले रहे हैं तो अंदाज़ा होगा। तो वो नेक्स्ट मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इस तरह से करके 3 दिनों पे 3 रीसेंट पेपर उठाएंगे और वो फुल लेंथ सेशन होगा 2.5-3 घंटे का, जिसमें आप उसको कवर कर रहे होंगे। उसका टाइम अभी जो हमारे सारे क्लैशेस और उसको ध्यान में रख के हमने 4 बजे का सेट किया है। तो वो शाम 4 बजे आप आएँ, वो सेशन करके आप मगरिब से पहले फ्री होकर इंशाल्लाह ताला घर चले जाएंगे। वो हफ्ता गुजरा, उससे अगले हफ्ते को छोड़ के जो वीक है उसमें मॉक्स हो रहे होंगे। मॉक आके दें, लाजमी है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग शुरू के पेपर्स दे रहे थे तो एक छोटा सा मशवरा ये होता ही है कि बच्चे पेपर देते देते आगे चले जाते हैं और एंड पे उन्हें ख्याल आता है कि उन्होंने हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं लिए हुए। आइडियल टाइम हैंड्स ऑन कोर्सेज के लेने का ये है कि जब PRC के बाद आपने पहला एक सेशन पूरा पढ़ के दे दिया हो तो जो उससे अगला सेशन है उसमें हैंड्स ऑन कोर्स शुरू में उठा लेने चाहिए। उसकी भी 2 हिसाब किताब बन सकते हैं। आप PPE शुरू में उठा लें क्लासेस के साथ, और ज़्यादातर जगह हफ्ते में 1 आध दिन क्लास चल रही होती है क्योंकि सबको पता है कि लोग PPE को उतना टाइम नहीं देना चाहेंगे। तो आप अगले 6 महीने में से पहले 3 महीने में PPE ख़त्म करके रख लेंगे। पेपर से पिछले महीने आपने MS ऑफिस में एनरोल करवा देना है। MS ऑफिस ऑनलाइन हो सकता है। एनरोल कराने के बाद आपकी 3 महीने का काउंटर शुरू हो जाएगा। आप 1.5 महीने बाद अपना पेपर शेपर देके जब फारिग होंगे तो उसके बाद आपने उस 1 महीने में उसके ऑनलाइन लेक्चर सही से लेके उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आप वो दूसरा सर्टिफिकेट भी ले सकें। तो आइडियली अगले सेशन में जब आप एडमिशन करा रहे हो किसी भी जगह कहीं पे भी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आएँ, ये जहन में रखें कि PPE इस टाइम पर सबसे आसान है, क्योंकि जब आप आखिरी गो के साथ करते हैं तो उस वक्त सब्जेक्ट भी बड़े भारी चल रहे होते हैं, उस वक्त PPE मैनेज भी नहीं होता और अल्टीमेटली होता ये कि आप पेपर पास करके बैठे होते हैं, PPE आपका क्लियर नहीं हुआ होता, यानी कि हैंड्स ऑन कोर्स जो है, और उसकी वजह से अल्टीमेटली आप फिर फर्म में दाखिल होने से रह जाते हैं। तो इनको भी पेपर कंसिडर करना है। बच्चे 8 पेपर काउंट करते हैं, आपके 10 पेपर है, 2 के इम्तिहान नहीं होने और 8 के इम्तिहान होने हैं, और शायद चंद महीने बाद ICAP इनके इम्तिहान भी लेने शुरू कर दे। तो कोशिश ये करें कि एक दफ़ा इसको अगले सेशन के स्टार्ट पे कहीं से भी, जहाँ से भी पढ़े, कोई मसला नहीं, बस वहाँ से करें जो सही से कराते हो और आपकी वो स्किल डेवलप हो, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी स्किल है। तो ये एक छोटी सी बात है। दूसरा ये है कि जाहिर है अब आप जब आगे जाएंगे तो इससे आगे के जो आपके कम्बिनेशन बनते हैं, कोशिश ये करें कि आप ऑडिट तक ना पहुँचें। अगर आपका FR1 का पेपर अच्छा हुआ है तो FR2 का पेपर उठाएं। कंपनी लॉ यानी कि ग्रुप B के पहले जो 2 पेपर उठाने चाहिए वो ऑडिट और MFA नहीं होना चाहिए। MFA CMA पे वैसे भी लिंक कर रहा होता है। तो FR2 और C लॉ ये ग्रुप B से उठाना चाहिए और ग्रुप A में से जो रह गया है वो उठाना चाहिए। अगर FR1 पे इंतहाई शदीद डाउट और वो किसी वजह से, फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसकी FR2 के बजाय ऑडिट उठा लें और रिजल्ट आने पे अगर FR1 रह जाए तो FR1 भी दोबारा उठा रहे हो तो फिर 4 पेपर हो जाएंगे। तो बेहतर है कि रिस्क ना लें। अगर FR1 पे डाउट हो तो रुके रहें, रिजल्ट का वेट करें, और रिजल्ट पे अगर क्लियर है तो FR2 उठाएं। बात समझ आ रही है? तो ये एक छोटी सी गाइडेंस है जो आप कभी भी वो कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के साथ सेशन जो है वो बड़ा अच्छा रहा, बड़ा। और ये खातून कितने दिन तक यहाँ रही हैं? कल थी आप 3 दिन? हाँ, बीच में बस जो है ना, चूँकि बात ये है कि शुरू में ये बता दिया है कि जी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जहन में था रिवॉर्ड, फिर भी ख़वातीन नहीं बैठी। तो इन्हें पता था कि अब रिवॉर्ड नहीं मिलना, ये फिर भी यहाँ पे बैठ के हिम्मत हौसले से इन्होंने अगले 3 दिन जो है ना वो तंगी से बचते हुए गुजारे। तो वो जो इनाम हमने अनाउंस किया था 50% वाला, तो किसी एक सब्जेक्ट में जो है इनको 50% रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो आपने इन पे एक कागज़ पे मेरे से साइन करवा लेना, और वो कागज़ एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफरेबल नहीं है, ठीक है, अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग कर देंगे, ठीक है। तो आपने वो कागज़ पे लिखवा लेना है। तो आप अगले सेशन में किसी भी एक सब्जेक्ट में आपको 50% स्ट्रेट अवे ऑफ हो जाएगा। बाकी जो कॉलेज के रूल्स हैं उसके मुताबिक होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट में ये जो आपने हमें 3 दिन तक जो है वो हेल्प की, सपोर्ट की, तो उसकी वजह से मतलब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनके साथ तो अच्छा करें। आप लोगों के साथ चाय शाय की मद में ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, वो उस दिन याद है जो मुझे मुश्तल करके आप लोगों ने चाय पी ली थी। तो कोशिश करें, जाएँ, इम्तिहान दें, और पता है, बी योरसेल्फ। किसी दूसरे को देख के परेशान नहीं होना। कोई 17 घंटे पढ़ रहा और आप 3 घंटे पढ़ें, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई लिख के करता है, आप याद करके करते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी का हाफजा तेज है, आपका हाफजा कमजोर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हर बंदा एक अलग फिल्टर है, किसी की कोई स्किल तेज है, किसी की कोई स्किल तेज है, किसी की राइटिंग अच्छी है तो किसी की रिटेंशन अच्छी है। दूसरे को देख के परेशान नहीं होना। इफ यू आर डूइंग गुड और पास पेपर देख के आपको अच्छा लग रहा है और मॉक देने से आपको एक अच्छा फीडबैक मिला है, तो फिर दूसरों को देख के ये नहीं सोचना कि वो तो सुबह के वक्त उठ के पढ़ना शुरू कर देता है, मैं क्यों नहीं सुबह उठता। भाई आप रात जाग के पढ़ते हैं, तो
कोई रात जाग के पढ़ता है, आप सोचें कि लो जी वो बंदा तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। भाई वो जो रात जाग के पढ़ा है वो फिर सुबह सोया भी तो रहता है। बी योर सेल्फ, जो आपका बेस्ट वे है तैयारी करने का उस तरह से करें। दूसरों को देख के या फेसबुक को देख के ये नहीं सोचना कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और बाकी सारे लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, दूसरों को टेंशन दे देते हैं कि मैं तो 28 घंटे पढ़ रहा हूँ। आप कहते हैं कैसे? वो कहते हैं मैं 4 घंटे पहले का अलार्म लगा लेता हूँ, तो 4 घंटे पहले पढ़ना शुरू कर देता हूँ दिन स्टार्ट होने से पहले। तो इस तरह से नहीं करना। बहरहाल बड़ा अच्छा रहा, कम टाइम में आप लोगों को तकलीफ तो दी, 12 दिन में ये नाइंसाफ़ी तो है एक सब्जेक्ट के साथ, लेकिन स्टिल अल्लाह का शुक्र है हमने समझने की पूरी कोशिश की। क्या बात समझ आ गई थी? क्या वो जो मोटिवेशन डे 1 पे हमने चाहिए थी, क्या वो इस वक्त मौजूद है? मेरी दुआ है, ख्वाहिश है कि इस कमरे में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सबके सब पास हो। शदीद ख्वाहिश है आप लोगों से दोबारा बी लॉ के अंदर मुलाकात ना हो इंशाल्लाह। किसी और से मैं ये नहीं कहूँगा आपसे मुलाकात ना हो, मैं तो आगे 6-7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ सी फाइनल तक, तो बी लॉ में आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात ना हो। बस आप आएँ, क्योंकि अगली मुलाकात सर उसामा ने आप लोगों से करनी है, तो इस तरह से पब्लिक मुलाकात ना हो। बी लॉ के अलावा किसी सब्जेक्ट में मुलाकात हो जाए तो हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है, हिम्मत से करना है। ये डूएबल पेपर है, लेकिन टाइम देंगे तो डूएबल पेपर है, वरना नहीं है। शुक्रिया।